करूंगा कि सारे के सारे कमेंट्स को रिजॉल्व करूं। और काफी लोगों ने ये भी बोला कि आप एक डमी फॉर्म फिलअप करके दिखाइए, तो वो भी मैं आपके सामने करता हुआ नजर आऊंगा। अब चाहे से आपका फॉर्म भरना हो, चाहे से वो कोई पार्ट हो या फिर कोई भी डाउट हो, चाहे से वो ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हो, एससी एसटी से रिलेटेड हो, सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर क्या है, कहाँ मिलेगा, कौन सी फोटो डालनी है, ओटीआर एक बार सेटअप कर दिया तो उसके बाद में क्या इशू आएगा या फिर क्या इशू नहीं आएगा, क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम शायद इग्नोर कर चुके हैं, हम उन सारों के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको फ्यूचर में ऐसा कोई इशू नहीं आए और आप अपने लेवल पे ही चीज़ें जो हैं वो कर पाएँ। मैं समझता हूँ कि इस बार का फॉर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी आपने देखे होंगे, फिर भी आपके सवालों के जवाब नहीं मिले होंगे। सिर्फ एक जगह कोई एक वीडियो शायद सर्टिफिकेट की बात कर रहा होगा, तो कोई एक वीडियो फॉर्म की बात कर रहा होगा, बट यहाँ पे मैं सारे के सारे इश्यूज जितने मैंने कमेंट सेक्शन को पढ़े, देखा, जाना, उसके बारे में मैं बात करता हुआ नजर आऊंगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी अ स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। मैंने एक पिछला वीडियो कवर किया था जिसमें आपको बताया था कि कैसे आप ओटीआर को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्योंकि इस बार जो फॉर्म है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और उसके बाद में मुझे काफ़ी सारे डाउट्स आए कमेंट सेक्शन में, और मैंने ऑल ओवर द यूट्यूब में जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं इस पे, उनके भी कमेंट सेक्शन को देखा। हमारी टीम से हमने कमेंट सेक्शन को आइडेंटिफाई किया, एक्सट्रैक्ट किया। तो मैं उन सारे जो भी कमेंट्स हैं उनको कोशिश करूंगा कि सारे के सारे कमेंट्स को रिजॉल्व करूं। और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि आप एक डमी फॉर्म फिलअप करके दिखाइए, तो वो भी मैं आपके सामने करता हुआ नजर आऊंगा। अब चाहे से आपका फॉर्म भरना हो, चाहे से वो कोई पार्ट हो या फिर कोई भी डाउट हो, चाहे से वो ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हो, एससी एसटी से रिलेटेड हो, सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर क्या है, कहाँ मिलेगा, कौन सी फोटो डालनी है, ओटीआर एक बार सेटअप कर दिया तो उसके बाद में क्या इशू आएगा या फिर क्या इशू नहीं आएगा, क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम शायद इग्नोर कर चुके हैं, हम उन सारों के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगा जिससे कि आपको फ्यूचर में ऐसा कोई इशू नहीं आए और आप अपने लेवल पे ही चीजें जो हैं वो कर पाए। ठीक है, तो अपन इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, हो सकता है लंबा होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो हम आपको टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर आप जाके क्या कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है, जहां पे भी आपको लगता है आपके डाउट्स हैं, आप उस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। बस मुझे आपका चाहिए पेशेंस और टाइम, क्योंकि ये जो वीडियो है ये लंबा हो सकता है, बट बिलीव मी, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, एंटायरली जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर नहीं हो पाते हैं तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं जिससे कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगेन, जैसा मैंने आपको बताया, लेट मी टेक द पेन फर्स्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप गूगल पे जाएंगे, राइट, गूगल पे जाएंगे, आपको सबसे पहले टाइप करना है, अगर आप बहुत मतलब आपको प्रॉब्लम होती है कौन सी साइट विजिट करनी है, बट मैं आपको बता रहा हूं, आप डालेंगे यूपीएससी नोटिफिकेशन 2025। आप एक बार उसको डालेंगे तो आपके सामने सबसे पहला जो लिंक आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अब यहां पे आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, पहली चीज, एक है नोटिस, एक है इंस्ट्रक्शन और एक है क्लिक हेयर। क्लिक हेयर से जहां पे हमें जाके फॉर्म भरना है वहां से हम फॉर्म भर लेंगे, बट ये नोटिस और इंस्ट्रक्शन क्यों दिए गए हैं, क्योंकि आपको यह बताना कि भाई हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रहे हैं, हम आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं समझता हूं कि इस बार का फॉर्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा वीडियोस भी आपने देखे होंगे, फिर भी आपके सवालों के जवाब नहीं मिले होंगे। सिर्फ एक जगह कोई एक वीडियो शायद सर्टिफिकेट की बात कर रहा होगा, तो कोई एक वीडियो फॉर्म की बात कर रहा होगा, बट यहां पे मैं सारे के सारे इश्यूज जितने मैंने कमेंट सेक्शन को पढ़े, देखा, जाना, उसके बारे में मैं बात करता हुआ नजर आऊंगा। तो पहले हम नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहां पे नोटिस डाउनलोड हो गया है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम इंस्ट्रक्शन को भी डाउनलोड करते हैं, इंस्ट्रक्शन भी डाउनलोड हो गया है। और उसके बाद में क्लिक हेयर, जहां पे जाके हम, अगर आपने ऑलरेडी अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो हम नया रजिस्ट्रेशन में भी आपको करके दिखाऊंगा, डमी करके दिखाऊंगा, राइट। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो जो नोटिस और इंस्ट्रक्शंस में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उनको ध्यान रख सकते हो। यूपीएससी ने अपना टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किया, आप उनकी ईमेल पे ईमेल कर सकते हो, सारे डाउट्स वहां से रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट परसिस्ट करता है तो, क्योंकि कुछ डाउट्स बहुत ही बेसिक थे और कुछ डाउट्स बहुत ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड थे, तो सारों के बारे में मैं बात करूंगा। तो पहले अपन चलते हैं नोटिस के ऊपर, राइट। अब सॉरी, नोटिस के ऊपर अपन चलते हैं। तो ये आपका नोटिस था, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जिसके लिए आपके लिए थोड़ा सा आराम हो जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो लास्ट डेट है, राइट, जो लास्ट डेट है दैट इज 11 फरवरी 2025 टिल 6 PM। और अगर आप जो भी डेटा फिल कर रहे हो, राइट, जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो, अगेन इट इज प्योरली प्रोविजनल, ठीक है। अगर आप सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, जो भी इन्होंने चीजें मांगी हैं वो आप देते हो, तो उसके बाद में भी आपका जो सिलेक्शन है इट विल बी प्रोविजनल। चाहे आप प्रीलिम्स निकाल लो, मेंस निकाल लो, इंटरव्यू निकाल लो, अगर कहीं पे भी गड़बड़ी इनको दिखती है तो ये क्या हो सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साथ साथ में ये भी हो सकता है कि जो आपसे डेटा लिया गया है उसके ऊपर सवाल निशान खड़े हो सकते हैं, और फिर उसके बाद में किसी भी स्टेज पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब आपको बोला कि हाउ टू अप्लाई, तो यहां पे upsconline.gov.in है, यहां पे जाके आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसे आपको यूपीएससी नोटिफिकेशन के थ्रू बताया कि आप डायरेक्टली कैसे जा सकते हो। फिर उसके बाद में काफी लोग बोल रहे थे कि क्या हमने जो OTR प्रोफाइल बनाई है, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आप मान लीजिए यहां पे गए, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये पूरी की पूरी जो स्टेप्स हैं, राइट। अभी मैं जब ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाऊंगा तो वहां पे एक OTR प्रोफाइल खुलेगी जहां पे आपके बहुत सारी चीजें मांगी जाएंगी। आप उस OTR प्रोफाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हो जैसे ही फाइनल डेट, यानी कि 11 फरवरी को जैसे ही लास्ट डेट होती है, उसके बाद में आपको एक हफ्ता दिया जाएगा जिसमें कि आप वन टाइम ये जो फैसिलिटी है ये अवेल कर सकते हो। ये लिखा हुआ है ओनली वंस इन द लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एट OTR प्लेटफॉर्म। तो 18 फरवरी 2025 तक आप मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपकी कोई भी गलती हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग भी काफी सारे डाउट्स थे कि क्या OTR को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। ये आपको देख रखा है कि अगर अदर देन OTR प्रोफाइल अगर आपको मॉडिफिकेशन करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, वो भी अवेलेबल होंगे 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। तो OTR प्रोफाइल में कोई चेंज करना हो तब भी आप कर सकते हो। और अगर आपको एक मिनट, और अगर आपको यह लग रहा है कि नहीं मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज करना है, तो उस टाइम पे भी विंडो सेम है। इसीलिए ये नोटिस और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसके आप इसको पढ़ सकें, बट आपके लिए मैं वो कर रहा हूं। अब जो है अगर आपने सबमिट कर दी एप्लीकेशन तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। और साफ साफ कमीशन ने यह कहा है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन डालने से बचें। बट अगर मान लीजिए किसी कारणवश, पहली चीज तो आपको मॉडिफिकेशन के लिए स्पेस दे दिया एक हफ्ता, चाहे वो OTR प्रोफाइल में करना हो या फिर वो एप्लीकेशन प्रोफाइल में करना हो। और फिर उसके बाद में अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक और फॉर्म भरना है, पहले तो अवॉइड कीजिएगा। अगर आप भरते हैं तो जो आपका लेटेस्ट फॉर्म होगा वो सबमिट माना जाएगा, उसको उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड रिलीज दिया जाएगा। अब कैंडिडेट्स के पास में एक फोटो ID कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कोई ID कार्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हो, ये सारी चीजें। लास्ट डेट जो है वो 11 फरवरी है। पेनल्टी क्या है रॉन्ग आंसर्स की वो आपको पता है, 1/3 है, राइट। ये सारी चीजें हैं। और जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में अगर मान लीजिए आपको रिप्रेजेंटेशन डालना है, यानी कि कोई क्वेश्चन पेपर में आपको इशू लगता है किसी क्वेश्चन को लेके, तो उसके लिए भी आपको 7 दिन का विंडो दिया जाएगा जैसे ही एग्जाम होगा उसके अगले दिन से, राइट। फिर उसके बाद में अगर कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इन टेलीफोन नंबर्स पे जो है वर्किंग डेज जो कि 10 बजे से लेकर शाम की आपकी 5 बजे तक है, आप इन टेलीफोन पे कांटेक्ट कर सकते हो, यानी और या फिर आप यूपीएससी को ईमेल भी लिख सकते हो। मोबाइल फोन्स बैंड है एग्जामिनेशन के दौरान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आज इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं फॉर्म से फिलअप, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा इशू हमें देखने को मिल रहा है। अब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फोटोग्राफ को लेके। फोटोग्राफ से रिलेटेड OTR प्रोफाइल के डाउट मैंने सॉल्व कर दिए। फोटोग्राफ से रिलेटेड डाउट ये आता है कि सर मैंने पिछले साल वाला जो है वो फोटो डाल दिया। अरे सॉरी, आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी, जब उन्होंने बोला है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर 22 जनवरी से चालू हुआ है तो उसके 10 दिन पहले तक, यानी कि 10 दिन पुराना फोटो हम ले सकते हैं, उसके अलावा हम फोटो नहीं लेंगे। आपका 3/4 जो है फेस दिखना चाहिए, आपका उस फोटो पे नेम ऑफ कैंडिडेट आना चाहिए, नाम आना चाहिए, साथ साथ में किस तारीख को वो डेट ली गई है, जो डेट जिस दिन क्लिक हुई है वो आनी चाहिए, क्योंकि उसी से तो वेरीफाई कर पाएंगे कि ये फोटो कब ली गई है, राइट। अगर आपने पिछले साल फॉर्म भरा होगा तो उसमें पिछले साल की डेट होगी, इस साल की डेट तो होगी नहीं, तो इसीलिए, और वो डेट कब तक है, सिर्फ 10 डेज, राइट। तो ये चीज आप समझिएगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके फोटो में अपीयरेंस होगी वही अपीयरेंस आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में दिखानी है। अगर आप बियर्ड हैं, अगर आपके बियर्ड, आपके दाढ़ी है, तो आपको वही अपीयरेंस हर एक सेक्शन में लेके जानी है, हर एक स्टेज पे लेके जानी है। अगर आप क्लीन शेवन है तो आपको उसी हिसाब से जाना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट्स को जो है, पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए 9:30 बजे आपका प्रीलिम्स हो रहा है तो आप 9:20 तक एंटर कर सकते हो, बट अब ये जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया, एटलीस्ट आपको 30 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा,
राइट। अब आपको ये दिख रहा होगा कि 157 पेज का है, बट हमारी मोटी मोटी इंफॉर्मेशन अराउंड 20 पेजेस तक की है, वो हम बात करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, ये सारी सर्विसेज होती हैं। मैं सर्विस प्रेफरेंस की भी बात करूंगा, आपको पूरी सारी चीजें दिखाऊंगा, कैसे ग्रुप ए की सर्विसेज हैं, कैसे ग्रुप बी की सर्विसेज हैं, इन सारे में बात करते हैं। फिर बोलते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो 979 है, ये टेंटेटिव है, ये बाद में चेंज हो सकती हैं अपॉन द रिक्वायरमेंट जो उन्हें लगती है। राइट, अगर कोई चीज अभी भी नहीं दिख रही हो तो मैं बोल रहा हूं, राइट, उससे भी आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी हमें नहीं दिख रहा है, तो आप अगेन इंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ने में मदद कर रहा हूं, तो दैट विल हेल्प यू। ठीक है, फिर उसके बाद में जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए कौन कौन सी लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं जो कि सूटेबल हैं, तो ये देख रखा है, नेम ऑफ द सर्विस दे रखा है, फिर कैटेगरीज दे रखी हैं। राइट, फिर सूटेबल कैटेगरी कौन सी होती है, उन अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो कौन सा एब्रीविएशन आप यूज करोगे। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें दे रखी हैं जो आपको फॉर्म में भरनी होगी, और मैं आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये चीज बता रहा हूं। ये देखिए, ये सारी लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस हैं जो कि आपको फॉर्म में भरते टाइम यूज करनी है अगर आप पर्सन है विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दैट इज PWBD। राइट, ये सारी चीजें हैं। पेशेंस का रिक्वायरमेंट है, ये सारे सेंटर्स हैं। अगर आपको लगता है कि जहां पे आप रहते हैं वहां से आप सेंटर, मतलब वहां सेंटर नहीं है इस एग्जाम का, तो आपके जो नियरेस्ट सेंटर है आप वहां पे भी जाके क्या नाम है उस जगह का भी नाम डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको देखिए, और ये देखिए, ये मेंस के सेंटर हैं, ये मेंस के सेंटर हैं। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ है, प्रीलिम्स और मेंस के सेंटर भी पूछे गए हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और जो सेंटर है वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, अगर जो सबसे पहले अलॉट करेगा, मान लीजिए जयपुर के अंदर 20 ही सीटें हैं और आप 21वें जने हैं जिन्होंने जयपुर के लिए अप्लाई किया है, तो जो 20 पहले अप्लाई किया है उनको वो मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। राइट, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ये आपको पता होगा। अब एक बात समझिए, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, उनको ऑनलाइन अपने रिक्विजिट इंफॉर्मेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेटअप करने होंगे, चाहे वो एससी के लिए हो, एसटी के लिए हो, ओबीसी के लिए हो, ईडब्ल्यूएस के लिए हो, पीडब्ल्यूडी के लिए हो, एक्स सर्विसमैन के लिए हो, या फिर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग रहे हैं आपको वो ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कमीशन आपको 10 दिन का विंडो देगा, जैसे ही सिविल सर्विसेज के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होंगे, उनका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको 10 दिन का विंडो दिया जाएगा, जिसमें कि आप कार्डर की प्रेफरेंस सेटअप कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ सर्विसेज की प्रेफरेंस को सेटअप करना है। कार्डर की प्रेफरेंस आपको पता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 ऐसे जोन बना के उन्होंने डिवाइड कर रखा है। वो आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के 10 दिन बाद आपका लिए विंडो खुलेगा, आप उस टाइम पे भरेंगे, तो आपको कार्डर की अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में बोला है कि कमीशन आपको एक 15 दिन का विंडो और देगा। ये ध्यान रखिएगा, 10 दिन का विंडो आपको कब मिल रहा है, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा कार्डर प्रेफरेंस के लिए, और कमीशन आपको 15 दिन का विंडो और देगा जब आप सिविल सर्विसेज के मेन एग्जामिनेशन को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। यानी कि जब डेट ऑफ डिक्लेरेशन आ जाएगी और जो लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे, उस टाइम पे आप जो भी आपके अपलोड करने हैं आपको प्रूफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के, आप उस टाइम भी कर सकते हो। दैट इज इट। और इस पीरियड में जो भी कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करे हैं, shall also be provided an option to update, मतलब वो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट पोस्टल एड्रेस उस टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है ना कि इस पूरे 1 साल के अंदर आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उस टाइम पे भी आपको ये प्रोविजन दिया जा रहा है। तो मेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद में भी, पर्सनैलिटी टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर गए उसके बाद में भी, जैसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो, सर्विस एक्सपीरियंस हो, डिटेल्स ऑफ द सर्विस एलोकेटेड हो, ये सारी अचीवमेंट्स हो, आप उस टाइम पे भी कर सकते हो। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार फॉर्म में तो यार अचीवमेंट्स भी हैं, मेडल्स भी हैं, क्या है। अगर आपको लगता है कि अभी आप नहीं सोच पा रहे कोई चीजें और आपको फॉर्म भरना है जल्दी जल्दी, तो आप वो चीज भी कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें हैं। और इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपडेट कर सकते हो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, अपने अपलोड कर सकते हो प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। राइट, ये सारी चीजें 10 दिन और 15 दिन ध्यान रखिएगा। 10 दिन प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, 15 दिन आपके मेंस के रिजल्ट के बाद ऐसी विंडो जो है वो खुलेगी। फिर उसके बाद में अगर आपने किसी भी सर्विस में केस मतलब प्रेफरेंस नहीं सेलेक्ट करना, नन ऑफ द सर्विस इज इंडिकेटेड, तो कैंडिडेट को जो है विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सर्विस एलोकेशन। अगर आपने सर्विस प्रेफरेंस नहीं बढ़ी है, इन केस प्रेफरेंस फॉर नन ऑफ द सर्विस इज इंडिकेटेड, तो आपको सर्विस एलोकेशन नहीं मिलेगी। राइट, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सारी सर्विसेज को भरना चाहते हो या फिर कुछ एक ही सर्विसेज को भरना चाहते हो। जिन सर्विसेज को आपने प्रेफर किया है, आपने वहां पे नंबर डाला है, मैं वो दिखाऊंगा, तो वो सर्विसेज आपके लिए अलोकेट हो जाएंगी। राइट, और उसके बाद में और क्या चीजें हैं, नो चेंज इन प्रेफरेंस फॉर सर्विसेज एंड कार्डर एप्लीकेबल फॉर IAS IPS वंस सबमिटेड बाय कैंडिडेट वुड बी परमिटेड। ठीक है, तो आपके लिए कोई भी चेंज आपको प्रेफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने IAS IPS के कैडर में, सर्विसेज और कैडर में डाला है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, ये ज्यादा कोई मेजर इशू है नहीं। मोस्टली एज लिमिट काफी, हाँ एज लिमिट से भी काफी सवाल आया।
अब आपको पता है कि कैंडिडेट की जो एज लिमिट है, देखिए मैं नोटिफिकेशन इसलिए पढ़ रहा हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। जितने डाउट मैं क्लियर कर सकता हूं अपने इस पूरे प्रोसेस से, जैसे वो नोटिस पढ़ना हो, इंस्ट्रक्शन पढ़ना हो, या फिर फॉर्म फिलअप करना हो, या फिर आपको गूगल पे जाके काफी चीजें दिखाना हो, उनसे आपके ऑलमोस्ट एवरी डाउट विल बी डिमोलिश्ड। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। तो एज जो है वो 21 ईयर्स है मिनिमम, और मैक्सिमम है आपकी 32 ईयर्स फॉर अ जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट उसके लिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। और जैसे ही वो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर जो SC ST सर्टिफिकेट है, या फिर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप वो सबमिट करते हो, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपको इतना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, राइट, है ना। तो अब बोला है कि कब से, तो 2 अगस्त से, ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त, मतलब 2 अगस्त से पहले पैदा नहीं हुआ होगा, ठीक है, कौन सा, एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त। 1993 का कौन सा 2 अगस्त, 2 अगस्त से पहले नहीं पैदा होना चाहिए 1993 का, और 1 अगस्त 2004 के बाद में नहीं पैदा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल 2000, एक मिनट गाइज, एक मिनट, हाँ, मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ ईयर ऑन द 1 अगस्त ऑफ 2025। तो मान लीजिए कि आपका जन्मदिन जो है 3 अगस्त को आप 33 ईयर्स के हो रहे हैं, राइट, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि 1 अगस्त तक आप 32 ईयर्स के ही हैं। और अगर आप मान लीजिए 15 अगस्त को आप 21 कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते क्योंकि 1 अगस्त 2025 तक आप 21 के नहीं हुए हैं। आप 21 के होंगे 15 अगस्त को, या फिर 10 अगस्त को, या फिर 5 अगस्त को। और आप 5 अगस्त को अगर 33 के हो रहे हैं तो अभी आप 32 के हैं। तो ये क्राइटेरिया जो है एज से रिलेटेड है, जो आप दिमाग में रखिएगा। काफी बच्चों कमेंट्स थे, सर मैं सितंबर 15 को पैदा हुआ हूं लेकिन मैं 21 कंप्लीट तब करूंगा, क्या मैं फॉर्म फिलअप कर पाऊंगा? नहीं, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, राइट, क्योंकि कंडीशन नहीं है। फिर उसके बाद में रिलैक्सेशन क्या क्या दिया गया है, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है उन कैंडिडेट्स को जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही आप सर्टिफिकेट देंगे तो आपके पास में एज रिलैक्सेशन का आएगा। जब आपसे पूछा जा रहा है एज रिलैक्सेशन का, तो उस टाइम पे आपको यही सर्टिफिकेट देना है। काफी लोगों को ये इशू है क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से होंगे उनके पास में सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद में अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का अप टू मैक्सिमम 3 ईयर्स। अगर आप डिफेंस सर्विसेज पर्सनल हैं या फिर डिसेबल्ड हो गए थे किसी ऑपरेशंस के दौरान पे, अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। अगर आप एक्स सर्विसमैन रहे हो इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर्स एंड एनर्जी कमीशन ऑफिसर्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये सारी देखते हैं। तो मैं एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूं। या कोई आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया हो, मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स आपको दिया जाता है। ECOs और SSCOs जो मैंने बात करी, आपके इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की, राइट, ये सारी चीजें हैं। 10 इयर्स का आपको अप टू मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप इन कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जैसे कि कौन सी कैटेगरीज, ये कैटेगरीज भी देखिए, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और जो भी कैंडिडेट्स SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हु आर आल्सो कवर्ड अंडर any other clauses of para 3 to above, those coming under the category of ex serviceman PD will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both categories, right। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कैंडिडेट्स, राइट, जो भी कैंडिडेट्स चाहे वो SC से बिलोंग कर रहे हो, ST से बिलोंग कर रहे हो, OBC कैटेगरी में, और वो अगर अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन भी आ रहे हैं और PWD भी आ रहे हैं, तो दे विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन अंडर बोथ कैटेगरीज। तो एक क्यूमुलेटिव एज निकाली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अब एक्स सर्विसमैन किसको अप्लाई होता है वो आप देख सकते हो, ये सारे के सारे हैं इसके अंदर, ठीक है। पैरा रूल्स दे रखे हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अब से एज प्रोवाइडेड अंडर पैरा 3.2 जो हमने पढ़ा, द एज लिमिट प्रिस्क्राइब कैन इन नो केस बी रिलैक्स्ड। अब किस केस में आपकी जो एज रिलैक्सेशन वो नहीं होगी, आपने ऊपर वाले डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सेटअप करा, मतलब आपने सबमिट करा दिए तो आपको एज रिलैक्सेशन होगी। बट मान लीजिए द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय द कमीशन, ठीक है, तो ये नोट है कि सेव एज प्रोवाइडेड अबव द एज लिमिट प्रिस्क्राइब कैन इन नो केस बी रिलैक्स्ड। मतलब जो हमने ऊपर वाले पैरा में आपको बताया है वहीं पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब बात आ रही थी कि डेट ऑफ बर्थ को कौन सा सेटअप, काफी बच्चों ने ये बोला कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है क्या वो एप्लीकेबल है, क्या वो एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज ध्यान रखिएगा, द डेट ऑफ बर्थ जो कि कमीशन के द्वारा एक्सेप्ट की जा रही है वो होनी चाहिए जो मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट था, राइट, जो आपको 10th क्लास के बाद में सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर तो वो होना चाहिए। या फिर कोई भी सर्टिफिकेट, अगर मान लो आपके पास में ये नहीं है तो कोई भी सर्टिफिकेट जो कि रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा एज इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन, ठीक है, और इन एन एक्सटेंट फ्रॉम ए रजिस्ट्रार ऑफ मैट्रिकुलेशन मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सिटी व्हिच एक्सट्रैक्ट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट। तो मान लीजिए इसमें क्या था कि एक तो आपका
10th का सर्टिफिकेट हो गया। या फिर उसके बाद में इसमें बोला जा रहा है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो आप अपनी डिग्री जो है वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, वहां पे भी आपकी अगर डेट मेंशन है तो उसको आप सेटअप कर सकते हो, राइट। और अगर मैं बता रहा हूं कोई भी डाउट आता है, इसके अलावा भी कोई भी डाउट होता है और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो यूपीएससी को, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब the certificate in support of the date of the birth is required to be submitted by candidate only at the time of applying for the civil service examination. No other document relating to age like जैसे horoscopes दिखा दिया, या फिर आपने affidavits दिखा दिया, आपने birth extract from municipal corporation दिखा दिया, service records दिखा दिए, हाँ, the like will be accepted. Is required to be submitted by no other document, ठीक है, relating to age जैसे कि हॉरोस्कोप, ये डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और ऐसा सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। और कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इन एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज मेंशन इन पैरा 3, जो कि यहाँ पे मेंशन था कि दैट इज अ सर्टिफिकेट जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, वो भी आप डाल सकते हो। आप इसमें डिग्री भी डाल सकते हो अपनी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सेटअप किए गए हैं, जैसे वो यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, यूजीसी के तहत आते हों, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत आते हों, तो जो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज हैं, मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं, वहां से अगर आपने डिग्री कही है तो वही मिनिमम चाहिए। आपको ग्रेजुएशन चाहिए, आप हो सकता है वो 3 ईयर की हो सकता है वो 4 ईयर की। तो काफी लोगों का सवाल था कि अगर मैं फाइनल सेमेस्टर में हूं तो क्या मैं अपीयर हो सकता हूं? अरे आप अपीयर हो सकते हो, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो अपीयरिंग आप लिख सकते हो, राइट। और सबसे बड़ी बात, जहां पे स्टार है, जहां पे एस्टेरिस्क मार्क है, वही कंपलसरी फील्ड है जहां पे आपको सेटअप करना है, राइट। और अगर आप 4th ईयर में हो तो आप 8 सेमेस्टर, अगर आप 4th ईयर में तो आप 7 सेमेस्टर की मार्कशीट जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास में अभी डिग्री नहीं आई है तो आप प्रोविजनल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे बात कर लेते हैं। एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं। और जो आपके पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 9 अटेम्प्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 9 अटेम्प्ट है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 9 अटेम्प्ट, मतलब कि आप जनरल कैटेगरी के पीडब्ल्यूबीडी हैं, आप ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूडी हैं, आप उसके बाद में ओबीसी के पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपके पास में 9 अटेम्प्ट है। लेकिन अगर आप एससी एसटी के ओबीडी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपके पास में अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। उसी के बारे में बात कर रखा है। आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। अगर आपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर लिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा। अगर आप किसी भी पेपर के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के किसी भी एक पेपर में आप अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको क्या नाम है, आपका अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वही है कि जो कैंडिडेट इंडियन एडमिट सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो क्या नाम है उनका रिजल्ट आ चुका है वो ऑलरेडी है, तो उसके बाद में उनको एग्जाम नहीं देना दिया जाएगा, और देंगे भी तो उनको कोई अलोकेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फीस, अब काफी लोग बोल रहे थे कि मेरे में तो फीस का ऑप्शन ही नहीं आया। अगर आप फीमेल एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो है ईडब्ल्यूएस या फिर जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उन्हीं को फीस देनी पड़ेगी। फीमेल एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को नहीं देनी है। और आप ईदर बाय रिमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय कैश, मान लीजिए आपने बोला कि मेरे को पेमेंट करना है पे इन कैश का, तो जैसे ही आपका वो फॉर्म भरता है तो आप उस स्लिप को ले जाके अगले दिन आप एसबीआई के ब्रांच में जा सकते हो और फिर उसके बाद में आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन मेथड से पेमेंट पूरा करते हो तो आपका उस तरीके से भी ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, चाहे वो वीजा हो, मास्टर हो, रुपए हो, क्रेडिट हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई पेमेंट हो, ठीक है। मैंने बताया पे बाय कैश का मोड है, तो आप नेक्स्ट दिन जो है एसबीआई के पास में जाके आप अपना काम कर सकते हो। नेक्स्ट वर्किंग डे होना चाहिए लेकिन वो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और फी वंस बी पेड। और यहां पे एक चीज और है कि रिफंड नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने जिसने एग्जामिनेशन लिया विशेष टू अप्लाई फॉर एडमिशन रिजल्ट्स ऑफ एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। मतलब कि अगर 2024 में आप अप्लाई कर चुके हो और आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो चुका हूं, तो आपको जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता और आपको लगता है कि एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और फिर उसके बाद में जो सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन में लोग एडमिट किए जाएंगे, यानी कि जो प्रीलिम्स निकालेंगे, उनको 200 रुपए देने होंगे बाद में फॉर्म करने के लिए, थ्रू अ विंडो ऑफ 10 days टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मैंने आपको बोला था जैसे सिविल सर्विसेज का प्रीलिम का रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको 10 दिन का विंडो मिलेगा। उसके अंदर भी आप काफी चेंजेस ला सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें प्रेफरेंस में चेंजेस ला सकते हो, सॉरी कार्डर बेस्ड जो कार्डर बेस्ड प्रेफरेंसेस हैं वो उस टाइम पे आपसे पूछी जाएंगी। और जब आप मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आप काफी चीजों में चेंजेस ला सकते हो, जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ला सकते हो, एम्प्लॉयमेंट में ला सकते हो। यहाँ पे आपके 200 रुपए लगेंगे। और आपको बोला कि कैसे अप्लाई करना है, तो upsconline.gov.in पे जाना है। मॉडिफिकेशन के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, 7 दिन का विंडो है। फिर उसके बाद में अदर देन ओटीआर प्रोफाइल के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। विड्रॉ आप नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें हम अभी तक बात कर चुके हैं और इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट
नहीं है। जो भी कौन कौन सी कंडीशन में जो कमीशन है वो आपको डिबार कर देगा एग्जामिनेशन से। लास्ट डेट क्या है उसके बारे में बात कर चुके हैं। कॉरेस्पॉन्ड विद द कमीशन, अगर आपको कमीशन से बात करनी है तो आप ध्यान रखिएगा आप वही वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी दें, फोन नंबर दें जहां पे कमीशन आपसे बात कर सके। ये चीज आप प्लीज, और हाँ कोई भी कमीशन जो है वो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट आउट या फिर आपको हार्ड कॉपी में सबमिट नहीं करेगा। ये भी आप चीज ध्यान रखना। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई एक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि नेम और ईयर क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, रोल नंबर क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट क्या है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस क्या है। फिर उसके बाद में जो रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसीज वो चेंज होता रहेगा, आप उसके लिए देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन बात है एलिजिबल कौन कौन है रिजर्वेशन के लिए। अब रिजर्वेशन के लिए भी बहुत सारे सवाल उठे थे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो पुरानी 3 साल की इनकम है 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24, इसके ऊपर आपका सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा 2025 के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। लेकिन आपको ध्यान रखना ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा ये 1 अप्रैल 2024 के बाद की डेट होनी चाहिए, या फिर जब तक ये जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं यानी 11 फरवरी से पहले का होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट 2025 के लिए आपकी पास्ट 3 साल की जो इनकम है उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर होना चाहिए। उसकी डेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर जब तक की जो क्लोजिंग डेट है तब तक के पीरियड के बीच में बना हुआ होना चाहिए। उसमें 3 साल की इनकम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और वो नॉन क्रीमी लेयर होनी चाहिए। अब क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का अब मैं आपको परफॉर्मा भी बताऊंगा, अंडरटेकिंग भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि क्या नाम है ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर है, ये सारी चीजें जब आप देख रहे हैं यहां पे, तो नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में 2 प्रेफरेंसेस हैं। पहली चीज, अगर आपके पेरेंट्स ठीक है ग्रुप ए सर्विसेज में है, राइट, अगर ग्रुप बी सर्विसेज में है, या फिर आपके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो मोर देन 8 लाख रुपीज है, राइट, तो उसके बाद में आप ओबीसी में काउंट नहीं होंगे और आप आप क्रीमी लेयर में काउंट नहीं होंगे, आप नॉन क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, राइट। मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भी आपको कैसे मिलेंगे। अब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो कि ईडब्ल्यूएस है, उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरना पड़ेगा। वो कहां से मिल सकता है? देखिए, आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी की साइट पे कैसे वो अवेलेबल है फॉर्म, राइट। उसके बाद में आपको दूसरी चीज में एक और बताऊं तो जो फॉर्म है आपके आसपास का जो कलेक्ट्रेट है वहां पे जाके आप बोलेंगे मुझे ईडब्ल्यूएस का फॉर्म दे दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए, तो आपको दे देंगे। ओबीसी का दे दीजिए तो वो दे देंगे। वहां पे आपको उन्हीं ई मित्रास पे आपको है ना पिक्चर्स दिख जाएंगी कि भाई ओबीसी का अगर मुझे फॉर्म भरना है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीजें भी आप वहां पे देख सकते हैं। और जो पहले से करवाते आए हुए हैं वो तो आपको करवाते आए हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है 1 अप्रैल 2024 से लेकर आप जब तक फाइनल डेट नहीं आ जाती वो, उसके बाद में 3 साल की जो एनुअल इनकम है उसके बेसिस पे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। साथ साथ में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अब 2025 में एग्जाम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 2024 से लेकर 2025 का फाइनेंशियल ईयर तो हुआ नहीं क्योंकि मार्च तो भी आया नहीं, तो आपको चाहिए 2023 से 2024 का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला, राइट, यही चाहिए। लेकिन अगेन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। क्यों? क्योंकि 2024 का जो मार्च एंड हुआ तब 2023 से 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद वाला ही जो सर्टिफिकेट होगा वही पता लगा पाएगा कि आपकी पास्ट में जो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल अपन कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, राइट। हम उनके बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। और जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले इसको कराया जाना चाहिए। कैंडिडेट्स जो कि रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन बेनिफिट एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के लिए ले रहे हैं तो उनको एंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आपके एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब कर रखे हैं रूल्स में, नोटिस में, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग करें। यहां पे कोई भी इनकम का इशू नहीं देखा पाता। यहां पे हम देखते हैं कि क्या जो कास्ट है, राइट, जो कास्ट है क्या वो सेंट्रल लिस्ट की कैटेगरी में आती है। सेंट्रल की जो लिस्ट बनी हुई है एससी से रिलेटेड, एसटी से रिलेटेड, ओबीसी से रिलेटेड, ईडब्ल्यूएस से पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड, यहां पे जो एससी, एसटी है, ओबीसी है, इनसे रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा कि क्या सेंट्रल लिस्ट में हमारी कास्ट मेंशन है। अगर आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है तो उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दीज सर्टिफिकेट्स, ठीक है। लेकिन जो रूल्स और नोटिस मेंशन किए गए हैं इन सारी कैटेगरीज को लेके वो आपको दिमाग में रखने हैं। कैटेगरी को चेंज करना जो है in a registration open form is unreserved category but the candidate simply writes to the commission to change the category zone, such request shall not be entertained। मतलब मान लीजिए आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आप अपनी कैटेगरी को बाद में चेंज करना चाहते हैं तो ऐसी जो रिक्वेस्ट है उसको कमीशन एंटरटेन नहीं करेगा। तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड। अब एक चीज है, यहां पे आपको मैंने सब कुछ बता दिया, कहां फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या उन्होंने मेजर क्राइटेरियाज बताए हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आपने देखी होगी, सबने बताई होगी।
अब अपन चलेंगे नोटिस के ऊपर भी, राइट। तो पहले एक बार के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, आप देखेंगे एक बार इसी नोटिफिकेशन में आप जाएंगे जब, राइट, इसी नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे, ये 151 है, ठीक है, 151, तो ये देखिए आप, ठीक है, ये आपको डेटा दे रखा है, ये छोड़िए, इस पे जाइए, एक मिनट रुकिए, ये देखिए 155 पेज पे जो भी आपकी फिजिकल लिमिटेशन है, मतलब काफी लोगों को जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अगर उनको कोई स्क्राइब चाहिए तो ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिन टू राइट, ठीक है। तो आपने लिख रखा है कि भाई मैंने इनको एग्जामिन किया, मैंने ये नेचर पाया, इनके अंदर ये डिसेबिलिटी थी, और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे या जो सिविल सर्जन होंगे या जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के, उनके साइन और उनकी सील चाहिए। जब आपके पास में ये होगा तो आपके पास में ये सर्टिफिकेट है कि आपको कोई इंडिविजुअल एज ए स्क्राइब प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसी के बाद में उसी के नीचे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी है। तो काफी जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट भी भर रहे हो, आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी भर रहे हो, जहां पे भी अंडरटेकिंग की बात आ रही है तो उसी फॉर्म के नीचे आपको अंडरटेकिंग मिल जाएगा। यहां पे मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटी है, या राइट, फिजिकल लिमिटेशंस है, तो यहां पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी है। तो साथ में जब आप ये भराएंगे तो भी फिर आप ये भी भरा सकते हैं, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑनलाइन टू द कमीशन ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो कि स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, जो कि किसके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2060 के तहत कवर किए जाते हैं, बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेड एक्ट, दैट इज पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, राइट, वो लोग इसमें कवर नहीं है। तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको सिग्नेचर किसका चाहिए, सिग्नेचर नेम किसका होना चाहिए, सिग्नेचर नेम किसका होना चाहिए, जो भी आपके एक्सपर्ट हैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपको नेचुरल इशू रहा है या भी जो भी चैलेंजेस आपको देखने पड़े। और उसी के साथ में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है बाय द पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2R ऑफ द सेड एक्ट। मतलब इसी एक्ट के तहत जो सेक्शन 2R है उसके तहत वो कवर्ड नहीं है, बट जो सेक्शन 2S है उसके तहत कवर्ड है। तो पहले आपने फॉर्म देखा, फिर उसकी अंडरटेकिंग देखी, फिर एक फॉर्म देखा, फिर उसकी अंडरटेकिंग देखी, और जो भी फिजिकल लिमिटी है ये आपका यहां पे होता है खत्म, राइट। उसके बाद में आते हैं एक और नोटिस इन्होंने जनरेट किया था, स्टार्टिंग डेट क्या है, डेट ऑफ क्लोजिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैंने अगेन बताया आपको टेलीफोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यही नोटिस जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है और काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलअप करने में, राइट। अभी हम सिर्फ फॉर्म की बात कर रहे हैं, OF का मतलब है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं कब से कब तक का होना चाहिए, ओबीसी का कब से कब तक का होना चाहिए, राइट। और जो लोग पर्टिकुलर एरिया से जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम से आते हैं तो उनके लिए भी अलग से होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का मैंने बता दिया कि आप जो सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे वो एज रिलैक्सेशन होगा। अब मेरी बात सुनिए आप, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये एक नोटिस है, ठीक है। वहीं पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये आपके लिए अंडरटेकिंग है, ठीक है। आपका नेम डालिए, आपका OTR ID डालिए, आई हैव इंटीमेटेड माई हेड ऑफ ऑफिस और डिपार्टमेंट इन राइटिंग ऑन दैट आई हैव अप्लाइड फॉर दिस, ठीक है। इस तारीख को मैंने अप्लाई कर चुका है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो। फिर उसके बाद में एनेक्सर 2 में क्या है, द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये सर्टिफिकेट आपको यूज करना है तो आप नोटिस पे जाके डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। नोटिस के अंदर सारे सर्टिफिकेट दे रखे हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये नोटिस नहीं मिलता है तो आप दूसरे तरीके से कैसे जा सकते हो, राइट। फिर आपने ये देखा किन किन ऑर्डर के तहत जो है वो देख रखा है, ये सारी होगी सर्टिफिकेट इशूड में द बेसिक, सब आपका मदर फादर सारे जो चीजें हैं वो सब आ जाएगी। फिर उसके बाद में सिग्नेचर आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगी विद सील ऑफ ऑफिस, जो भी आपकी रिक्वायर्ड अथॉरिटी है, राइट। ये सारी चीजें आप दिमाग में रखना। अब देखिए कौन कौन सी अथॉरिटीज एम्पावर्ड हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी सर्टिफिकेट्स के लिए। ये भी काफी बच्चों का सवाल था कि कौन सी अथॉरिटीज हैं जो कि ये सारी चीजें करेंगी। भाई साहब लिख रखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी, ये सारी की सारी आपको लिस्ट दे रखी है। आप एक बार जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी नोटिफिकेशन 2025 डाल कीजिएगा, फिर जो दो आपको लिंक दे रखी है उन दो पे नोटिस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा और उसके बाद में क्लिक हेयर पे जाइएगा, उस वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद में ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा ओबीसीज को। तो पहला हमने किसका देखा, पहला हमने देखा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, दूसरा हमने किसका देखा, दूसरा हमने देखा SC ST का, तीसरा हम किसका देख रहे हैं, तीसरा हम देख रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस का। फिर उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी आपको
ऊपर ही बता चुके कि एससी एसटी ओबीसी के लिए आपको कौन सी रिक्वायर्ड यानी कि इशूइंग अथॉरिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें भी बता रखी हैं। ये सारी की सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से एक्ट के तहत, कौन कौन से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। फिर सिग्नेचर डेजिग्नेशन आ जाएगा। अथॉरिटीज जो है वो ऊपर बताई जा चुकी है। लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू इशू ओबीसी सर्टिफिकेट विल बी सेम, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बता रही। फिर आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कहां मिलेगा, तो ये रहा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इंस्ट्रक्शन में हमने ये पढ़ा कि पूरी यूपीएससी ने क्या क्या बोला है, और अब हम नोटिस में आए हैं जहां पे ये बताया गया है कि क्या क्या हमारे जो फॉर्म सर्टिफिकेट लगना है वो क्या है। तो अगेन आपको वैलिड फॉर द ईयर 2020-25, इसमें पिछले एक साल का 1 अप्रैल 2024 से लेकर उसके बाद का, यहां पे आपको सारी डिटेल डालनी है कि भाई आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, विलेज क्या है, स्ट्रीट क्या है, परमानेंट रेजिडेंट क्या है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं है तो अभी कहां रह रहे हो वहां क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप जो है किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और आप उस कास्ट से नहीं होने चाहिए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के अंदर नहीं आती हो, ये चीज भी आप ध्यान रखेगा। अब उसके बाद में अथॉरिटीज क्या है, लोग पूछ रहे थे अथॉरिटीज क्या है, ठीक है, तो यहां पे अथॉरिटीज, एक मिनट, वही जो तहसीलदार हो गए, आपके एसडीएम हो गए, वो आपकी अथॉरिटीज हो गई। फिर ओबीसी कैंडिडेट्स के बच्चे नीचे पूछ रहे थे, अरे अंडरटेकिंग का फॉर्म कहां है, अंडरटेकिंग का फॉर्म कहां है, अरे जो आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट भरा, ये रहा फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग टू बी फर्निश्ड बाय ओबीसी कैंडिडेट्स, दिस इज अंडरटेकिंग, राइट। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप साइन करेंगे, और मतलब आए मैं क्या हूं, क्योंकि आप अंडरटेक कर रहे हैं तो आप इसमें साइन कर देंगे, और बस उसके बाद में आपका अंडरटेकिंग हो गया। फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग, दिस इज द अंडरटेकिंग, ठीक है। और जब आप जा रहे हैं अपने सर्टिफिकेट को फॉर्म के लिए, तो आप उस टाइम पे अंडरटेकिंग में ले जाइए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे वो भी करवा लीजिए, सेम साइन और सेम सील लगवाना है तो लगवा लीजिए, सो दैट आप सिक्योर रहें, ठीक है। सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, डेट, ये सारी की सारी चीज हो गई, ठीक है। और यहां बोला है स्ट्राइक आउट विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल, आपके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है उसको काट दो, ठीक है, स्ट्राइक आउट कर दो, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए भी सेम आपका सर्टिफिकेट दे रखा है, रिलीज्ड और रिटायर्ड पर्सनल के लिए, ठीक है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग पर्सनल के लिए दे रखा है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं इन्होंने आराम से दे रखी हैं। और ये देखिए अथॉरिटीज कौन सी हैं सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, व्हेन इट कम्स टू एक्स सर्विसमैन। अगर कमीशन ऑफिसर्स हैं तो उसमें नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में कौन है, अगर जीएसयूओज और ओआरस हैं तो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी कौन है, सारी की सारी डिटेल आपको नोटिस और इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगी। और ये काफी लोगों के लिए है, सर्टिफिकेट फॉर एग्जामिशन फ्रॉम पेपर ए ऑन इंडियन लैंग्वेज इन सीएसई, उन लोगों के लिए है जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम यहां से हेल करते हैं, जिससे कि उनको एग्जामिशन मिल सके पेपर ए का, जो कि इंडियन लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, राइट। सेम गोज फॉर इनकी अंडरटेकिंग के लिए। तो पहला आपको एक सर्टिफिकेट है, उसी सर्टिफिकेट के अलोंग विद वहां पे अंडरटेकिंग है, जो कि आपको यहां मिल जाएगी। आपको याद होगा अपन कहां गए थे, अपन यहां गए थे, अपन ने नोटिस और इंस्ट्रक्शन इन दोनों पे, इंस्ट्रक्शन पे अपन ने सारी बात कर ली, नोटिस के अंदर अपन को, सॉरी इंस्ट्रक्शंस में आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, जहां पे अभी हम ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे आपको सर्टिफिकेट, जहां पे आपको अंडरटेकिंग, आपको सब मिल रहा है, ठीक है। अब ये है एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, क्या नेचर है डिसेबिलिटी का, तो जब आप सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो आपको पता होगा, जब आपको डॉक्टर, और कौन से डॉक्टर वो मैं आपको बता चुका हूं, चीफ मेडिकल सर्जन और जो सर्जन ऑफिसर्स हैं, जो कि मैंने आप ऊपर बताया, वो सारी चीजें। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस क्या है आपके पास में, आप वो क्लिक कर दीजिए, राइट। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, आपकी रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफी होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको इशू क्या है, आपको डिसेबिलिटी क्या है, आपकी क्या दिव्यांगता है, वो सारी आपको मेंशन करनी है। नेचर क्या है डॉक्यूमेंट का, डेट ऑफ इशू कौन है और कौन अथॉरिटी है, वो सारी चीजें आपको मेंशन करते हुए जानी है। और ये सारी चीजों के लिए ऐसा ही है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, आप उन सारों के बारे में बात करते हुए नजर आ सकते हैं। ये सारी की सारी सर्टिफिकेट, तो आपको मैंने बताया कि कौन कौन से सर्टिफिकेट अवेलेबल है उस नोटिस वाली फाइल के अंदर। उसके बाद में साथ साथ में अंडरटेकिंग भी है, जैसे वो ओबीसी की हो, एससी एसटी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, एक्स सर्विसमैन की हो, या फिर आपके डिसेबिलिटी हो। तो सारे सर्टिफिकेट और सारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, राइट। और अब हमने जो यहां पे क्लिक हेयर पे किया था, राइट, जो ये क्लिक हेयर है उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो होपफुली आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एज रिलैक्सेशन क्या है, क्या टाइमिंग है, कौन कौन से ओबी सर्टिफिकेट लगेंगे, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या सिचुएशन दे रखी है, फिर आपको सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, आपको अंडरटेकिंग कहां से मिलेगा, आपकी इशूइंग अथॉरिटी कौन सी होगी, उन सारों के बारे में हम बात कर चुके हैं अभी। तो ये सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी होंगी अब तक। फोटो का क्या रखना है, इंस्ट्रक्शन, कब तक पेमेंट करना है, पेमेंट कैसे करना है, किन के लिए पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद में मैं फॉर्म की बात कर चुका, सर्टिफिकेट की बात कर चुका, अंडरटेकिंग की बात कर चुका, इशूइंग अथॉरिटी की बात कर चुका। होपफुली ये सारे डाउट्स आपके जो हैं वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे होंगे। अब आपको बोल रहा था कि अगर मान लीजिए आपको फॉर्म वहां से नहीं मिल रहे हैं, तो आपको यूपीएससी, आपने डाला यूपीएससी प्रीलिम्स नोटिफिकेशन 2025, आपको क्या करना है, आपको रिक्रूटमेंट पे जाना है।
रिक्रूटमेंट पे जब आप जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे आपको मिलेगा फॉर्म्स फॉर सर्टिफिकेट, फिर आप फॉर्म्स फॉर सर्टिफिकेट्स पे जाएंगे तो आपको यहां पे फॉर्म्स मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे। काफी लोग परफॉर्मा के बारे में भी बात कर रहे थे, तो आप देखिए कि इंस्ट्रक्शन फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर, मतलब क्रीमी लेयर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है वो के सारे सारे खोल रखे हैं। चलो अपन इसको खोल लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, एक बार के लिए इसको खोल लेते हैं। कितने पेज का है? 9 पेजेस का है, ठीक है, 28 जुलाई 2015 का है, ठीक है। इसमें आपका सब कुछ मेंशन है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि मैं क्रीमी लेयर में आता हूं कि नहीं आता हूं, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, राइट। इसमें सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो अपने लेवल पे, राइट। अब आप बोलोगे कि कहां से आया, ये लो, ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द, ये वहां पे नोटिस में भी था, ये यहां पे भी है, ठीक है। अरे इतना छोटा क्यों है, एक मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद में रिवीजन ऑफ इनकम क्राइटेरिया टू एक्सक्लूड सोशली एडवांस पर्सन, तो मतलब जो जो भी अभी तक इन्होंने चेंजेस लेके आए वो सारे चेंजेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे कि पहले 2.5 लाख था, फिर 4.5 लाख हुआ, फिर 4.5 लाख से 8 लाख हुआ। ये सारी की सारी चीजें जो है इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, और ये आपका हो गया परफॉर्मा। तो जो लोग सर्टिफिकेट के साथ में अंडरटेकिंग की बात कर रहे थे, जो अंडरटेकिंग के साथ में परफॉर्मा की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे साइट पे अवेलेबल हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाके आराम से देख सकते हो। ये लो, ये परफॉर्मा 2 जो कि अंडरटेकिंग की बात करता है, तो आपका सर्टिफिकेट भी हो गया, आपका परफॉर्मा 1 भी हो गया, आपका परफॉर्मा 3 अंडरटेकिंग भी हो गया एक जगह पे ही। चलो इसको अब क्लियर कर देते हैं। सेम आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शन फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, फिर कुछ बोल रहे थे परफॉर्मा बताना है, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिक सेक्शन, अरे भाई ईडब्ल्यूएस का ये दे रखा है। फिर उसके बाद में मुझे बताना है क्या, परफॉर्मा फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो यहां पे आपका सर्टिफिकेट आ गया, अंडरटेकिंग आ गया, परफॉर्म आ गया। प्रोफॉर्मा के अंदर सारे के सारे जो सर्टिफिकेट है, सारे के सारे जो अंडरटेकिंग है, वो सारी की सारी आ जाएगी। मैं एक बार आपको SC ST का भी खोल के दिखा देता हूं, सॉरी, ये देखिए, ये प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है कि भाई ये फॉर्म जो है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाएगा, एक ये हो गया, और ये आपका खत्म, ये आपका खत्म, ये परफॉर्मा है। काफी लोगों को परफॉर्मा से भी रिलेटेड इशू आ रहा था, राइट, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। और आप देख लो ओबीसी बेनिफिट्स के लिए, तो आप ओबीसी में जाओगे तो भैया आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, खत्म, ठीक है। तो जो भी आपको नोटिस में, जो भी आपको आप जब जाएंगे रिक्रूटमेंट के अंदर, आपको फॉर्म मिलेंगे सर्टिफिकेट्स के, जो भी आपको फॉर्म्स मिल रहे हैं आपकी कैटेगरी से रिलेटेड, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो अंडरटेकिंग 1 हो, अंडरटेकिंग 2 हो, जो भी हो, सारे डाउनलोड कीजिए, अपने कलेक्ट्रेट पे जाइए या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू हैव योर सर्टिफिकेट्स एज वेल। कहां से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, वो सारे मैंने बता दिया। अब आगे की प्रोसेस ये है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको एक बार विजिट तो करना ही पड़ेगा आपका कलेक्ट्रेट जो भी है, जहां पे डीएम वीएम ये सारे लोग बैठते हैं, जहां पे आपका पूरे के सारे जो भी जिले से रिलेटेड काम होते हैं, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैंने जो आपको बताया। यहां पे आपको सारे परफॉर्म मिल जाएंगे, ओबीसी कैंडिडेट के द्वारा, रिटायर्ड आर्म ऑफिसर्स के द्वारा, फिजिकल लिमिटेशन वाला मिल जाएगा। मतलब ये सारे जो परफॉर्मा थे, ये सारे जो सर्टिफिकेट थे, ये सारी जो अंडरटेकिंग थी, ये वो ऑलरेडी जो है आपके नोटिस में मेंशन कर चुके हैं। कौन सा वाला नोटिस, कौन सा वाला नोटिस, कौन सा वाला नोटिस, एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये वाला नोटिस, ये वाला नोटिस, इसमें इंस्ट्रक्शंस में, नोटिस में यहां पे वो मेंशन कर चुके हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली रिक्रूटमेंट पे गए, फॉर्म्स फॉर सर्टिफिकेट्स पे गए, और आपको सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे आपकी कैटेगरी के अलावा, और आपको सारी कंडीशन मिल जाएगी। अब ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी भी पता है आपको कि आपकी 8 लाख की फैमिली की इनकम नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद में आपका 100 स्क्वायर का जो लैंड है वो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका कोई भी जहां रह रहे हैं आप, नॉन म्यूनिसिपल एरिया है तो उसमें 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो व्हाट यू कैन डू इज यू राइट FAQ, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया। आप ऐसे लिखेंगे, सर्च मारेंगे, ठीक है, सर्च मारेंगे। पहली चीज तो आपको ये ओवर है, ये लो, यूपीएससी की तरफ से आपको मिल गया ईडब्ल्यूएस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, क्या रिजर्वेशन अवेलेबल है, क्या हम क्या, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एनडीए एग्जामिनेशन के लिए नहीं हो, सीडीएस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर देम इवन दो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल। अगर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो कैसे आपको मिल जाएगा अगर आपने ईडब्ल्यूएस नहीं डाला है तो? क्या एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस में है? कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, राइट। फिर उसके बाद में व्हाट आर द परमिसिबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेलेबल टू द ईडब्ल्यूएस। क्या ईडब्ल्यूएस में हमें एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आपकी एज 21 से 32 काउंट की जाएगी। क्या आपको ज्यादा अटेम्प्ट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, राइट। क्या आपको एप्लीकेबल फी करनी पड़ेगी? हाँ, आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है।
whether an EWS candidate selected on his or own merit adjusted against reserve vacancy or unreserved vacancy, तो ये सारी चीजें हैं. what are the concession and relaxation in standards of selection, what change of category is allowed. ठीक है, पहले एक बार मैंने आपको बताया कि एक बार आपने कैटेगरी चूज कर ली, उसके बाद में वो एंटरटेन नहीं की जाएगी. ये सारे के सारे आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे. अरे भैया, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की जो अशोइंग अथॉरिटी है वो कौन है, ये लो भैया, राइट, जो मतलब इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन है, तो आपको मिल गया ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब कितने सारे लोग लिख रखे हैं. आपको सिर्फ ये टाइप करना है. ठीक है, आपको सिर्फ ये टाइप करना है सारी चीजें. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन सी होनी चाहिए वो मैं आपको बता चुका. ठीक है, 2024-25 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2023-2024 की चाहिए. क्या कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल 2024 से लेकर जब तक आपका अभी फॉर्म भरा जा रहा है वो आपकी कट ऑफ डेट है, तब तक ही होना चाहिए. ठीक है, कैसे पर्सनल डिटेल निकल जाएगी, अरे पर्सनल डिटेल निकल जाएगी जब आप मैट्रिकुलेशन स्कूल सर्टिफिकेट एस्टेब्लिश करोगे, जब आपका फादर का नेम रखोगे, पैन कार्ड आधार कार्ड दोगे, जब आपको सब कुछ सब मिल जाएगा. कब कब कैंसल्ड है लाइबल के लिए, ये है. तो ईडब्ल्यूएस, अब देखिए पहली चीज क्राइटेरिया क्या है वो आपको समझ में आया, कहां सर्टिफिकेट मिलेगा वो समझ में आया, एफएक्यूज उससे रिलेटेड जो है वो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको समझ में आया. अब आप एक चीज और कर सकते हो कि भैया आपको क्या नाम लगना है, FAQ फॉर ओबीसी, राइट. आप यहां जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे, आपको क्या मिलेगा, FAQ फॉर ओबीसी. लो, यूपीएससी पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, बस आप एक बार डालो क्या रिजर्वेशन हमारे लिए अवेलेबल है. द टर्म ओबीसी हैज बीन यूज्ड टू मीन नॉन क्रीमी लेयर, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही है, क्रीमी लेयर के लिए हम ओबीसी टर्म यूज नहीं करते. ठीक है, क्या हमें आर द ओबीसी कैंडिडेट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल द पोस्ट सर्विस अंडर एनी एग्जामिनेशन, यस दे आर प्रोवाइडेड, बट एनडीए एग्जामिनेशन में उनको नहीं मिलेगी. ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी. क्या एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है. ठीक है, कितने अटेम्प्ट मिलेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. और आप मतलब जो भी आपको डाउट है वो सारे के सारे डाउट यहां से क्लियर हो जाएंगे आपके. ठीक है, क्या चेंज ऑफ कैटेगरी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है. अगर कोई if a candidate makes any mistake while filling the online application, what will be the next step? The candidate is advised to fill up another form if the link for the application form is open. अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक ओपन है तो आप अलग से दोबारा से इसको क्या नाम है फिल कर सकते हो, और अगर आप भर चुके हो तो उसके बाद में आपको मॉडिफिकेशन के लिए मिलेगा, ओटीआर प्रोफाइल के लिए भी और उसके लिए भी. ये सारी की सारी चीजें हैं. अब आप बोल रहे हो कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज कौन सी हैं, ये सारी की सारी अथॉरिटी आपके सामने लिख चुके हैं. हर एक डाउट का जो सवाल है वो यूपीएससी ने ऑलरेडी अपनी नोटिस में, इंस्ट्रक्शन में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है. बस आपको सर्च करना है. कट ऑफ डेट क्या है, वही कट ऑफ डेट है. पर्सनल डिटेल्स कैसे ली जाएंगी. ठीक है, अब देखिए, an OBC caste has been recognized by the state government of the state to which his or father belongs but not by the government of India. Is she eligible for such reservation? आप पूछ रहे थे कि मेरे पास में स्टेट का ओबीसी है, मेरे पास में स्टेट का एससी है, स्टेट का एसटी है, स्टेट का ईडब्ल्यूएस है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई होगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं होगा, ये साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है. ठीक है, क्या क्लोजिंग डेट है, इन सारों के बारे में ये बात कर चुके हैं. अब एक और ओपन कर लेता हूं मैं. अब आपका क्या अब बचा, FAQ ऑन SC एंड SG. ठीक है, लीजिए, खुल जा सिम, ये लीजिए, ये लो, ये खुल गया SC ST के लिए. ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट है, वैसे तो मैं इस लेक्चर में रिजॉल्व कर रहा हूं, बट आपको कोई भी डाउट है, आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, और मैं आपको बता चुका हूं कैसे चीजें करनी है. ठीक है, इंस्ट्रक्शन से आपको सब कुछ पता चल गया, फॉर्म के बारे में आपको पता चल गया, एज रिलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया, पैसे के बारे में आपको पता चल गया, फोटोग्राफ के बारे में आपको पता चल गया, कौन एलिजिबल है, आपको पता चल गया कौन से सर्टिफिकेट देने हैं. फिर मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट कहां से मिलेंगे. नोटिस में भी सर्टिफिकेट्स थे, जहां पे सर्टिफिकेट हो गया, लाइबिलिटी हो गई, अंडरटेकिंग हो गई. फिर उसके बाद में मैंने आपको अलग से खोल के भी दिखा दिया कि रिक्रूटमेंट में जाके आप देख सकते हो. फिर उसके बाद में मैं FAQs बता रहा हूं कि अगर किसी कैटेगरी के कोई डाउट है तो वो भी आप देख सकते हो. तो ये सारी चीजें जो है वो मैं कर चुका हूं यहां के अंदर. ठीक है, सारी की सारी चीजें वही हैं, सारी की सारी चीजें वही हैं. आप मतलब क्वेश्चन सेम ही है बट उनके आंसर्स अलग अलग हैं. ये कॉम्पिटेंट इश्यूज हैं तो आप देख लेना है ना. ऐसा मत मान लेना कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सारी की सारी SC ST के लिए भी हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाए. ठीक है, कट ऑफ डेट क्या है, ये सारी की सारी चीजें कर चुका, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बता चुका. अब आगे सवाल था काफी लोगों का कि सर SC ST में सेंट्रल लिस्ट में सीरियल नंबर कैसे देखें, ओबीसी में हमारा सेंट्रल लिस्ट में सीरियल नंबर कैसे देखें, हम हमारा ओबीसी में SC ST में हमारा सीरियल नंबर कैसे देखें सेंट्रल लिस्ट में. और उसके बाद में एक डाउट और था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, सेंट्रल लिस्ट फॉर SC ST, हाँ, कि हमारी जो कास्ट है वो क्या SC ST के सेंट्रल लिस्ट में आती है या फिर ओबीसी के लिस्ट में आती है. तो फिर कुछ भी नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है और आपको डालना है सेंट्रल लिस्ट फॉर व्हाट,
मान लीजिए आपने डाला SC एंड ST, ठीक है, आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, खुल जा, हाँ ठीक है, ये लो भैया, ये लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट ये आ गई, ठीक है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप उस स्टेट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उस स्टेट में जो भी आपकी कास्ट है, ठीक है, अगर आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है एज ए शेड्यूल कास्ट, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और वो जिस ऑर्डर में है, जो सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर आप पिक कर सके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूं राजस्थान के अंदर, मैंने राजस्थान की लिस्ट खोली, ये सारी की सारी जो कास्ट है, ये सारी की सारी शेड्यूल कास्ट के अंदर आती हैं, राइट, होपफुली आप इसको देख पा रहे होगे, ठीक है, ये सारी की सारी शेड्यूल कास्ट के अंदर आती हैं। तो मान लीजिए कि आप क्या हैं, आप बजगर हैं, तो बजगर हैं तो सीरियल नंबर क्या है, 6 है, तो सेंट्रल लिस्ट में जो नंबर है SC का, आप राजस्थान से आते हैं, वहां पे सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर 6 है, ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया, होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूं पीछे, और मैं यहां पे डालता हूं कि मुझे अब सेंट्रल लिस्ट नहीं चाहिए SC ST की, ठीक है, ये तो SC की थी, आप वैसे ही ST की भी खोल सकते हैं, ठीक है, ये आपने खोली, ठीक है, ये आप गए, हाँ ये रही, ठीक है, ओके, एरर आ गया, एक मिनट गाइस, लिस्ट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यहां पे भी आप जा सकते हैं, सेंसस जो हुआ था हमारा, ठीक है, इसमें आप इसको खोलेंगे, ठीक है, तो इसमें आप जब जाएंगे तो आपको इसमें भी नीचे मिल जाएगा, ठीक है, अभी मैं लेके जाता हूं आपको, ये देखिए, ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं, अरे खुल जा यार, ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, इनमें दे रखा है कि आंध्र प्रदेश का हमने 1 से 4 पेज में दे रखा है, तो वहां पे आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो भी डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है, आपको वो भी मिल जाएगा, राइट, आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और आप देखिए, आप आ गए आंध्र प्रदेश में, आपको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट मिल गई, या आपको सीरियल नंबर मिल गया, ठीक है, आपकी शेड्यूल कास्ट चला जा रहा है, फिर उसके बाद में आप शेड्यूल ट्राइब्स पे आए, आपको ये लिस्ट मिल गई, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज भी सही होगी मेरे हिसाब से। तो आपके लिए ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको OBC पे जाना है, ठीक है, मतलब क्या एफर्ट लग रहा है, प्लीज अगर आप अप्रिशिएट करेंगे। काफी लोगों ने ये भी बोला कि इन्होंने तो बहुत नॉर्मल फॉर्म भर दिया, ये फॉर्म तो हम भी भर लेते, बट मैंने सोचा कि आपने शायद नोटिस और इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे, उसके बाद में आपके लिए बहुत आसान होगा, और जो इंटरफेस था वो चेंज हुआ था, सो जस्ट टू गो थ्रू इट। लेकिन अब मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहां पे ये कॉम्प्रहेंसिव नहीं आया, सेंट्रल लिस्ट कहां देखूं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहां पे है, फिर उसके बाद में कहां मेरे को परफॉर्मा मिलेगा, कहां पे मेरे को अंडरटेकिंग मिलेगी, क्या फोटो की कंडीशन है, क्या पैसे की कंडीशन है, वो सारी की सारी मैं बात करता हुआ नजर आ रहा हूं। आओ सेंट्रल लिस्ट गए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गए, आओ भाई, ये लो भाई, सारे नेम ऑफ द स्टेट्स हैं। मान लो मैं इस बार हरियाणा चले गया, अब हरियाणा में मेरी कास्ट आ गई, कम्युनिटी आ गई, और उसका गैजेट रिजोल्यूशन भी आ गया, ठीक है, मतलब कि जो आपको नोटिफिकेशन के लिए जो एक गैजेटेड नोटिफिकेशन है, मतलब सरकार के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ये जो कास्ट और कम्युनिटी है ये OBC के अंदर आती है, ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगी। हरियाणा के अंदर इतनी आपकी OBC के अंदर कास्ट है, और सारे से रिलेटेड आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, सेंट्रल लिस्ट फॉर, जब आप डालते हैं, आप डालेंगे शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जब आप डालेंगे शेड्यूल कास्ट तो आपको आएगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिपार्टमेंट, ये आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके पास में अभी कास्ट और कम्युनिटी का सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, ठीक है, आप शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं, तो उसके बाद में अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ये ऑफिस मेमोरेंडम है, यहां पे आप जाके जो है आपको मेमोरेंडम मिल जाएगा, आपको एनेक्सचर मिल जाएगा, ये देखिए, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, राइट, कि भैया अगर आपने अभी तक शेड्यूल कास्ट का और ऐसे ही शेड्यूल कास्ट का, ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब का, ऐसे ही OBC का, राइट, अगर आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, पहली चीज आपको यह देखना है कि क्या आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में SC ST OBC में आती है। अगर आती है और आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको डायरेक्टली जो फॉर्म अवेलेबल है नोटिस में या फिर वेबसाइट पे वो डाउनलोड करने हैं, उनको जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो आपको लिस्ट पे जाना है और आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है जिसमें कि आपकी कास्ट को पहले सर्टिफाई किया जाएगा कि यस दिस कास्ट comes under the category of scheduled tribe in central list, ठीक है। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैंने हर एक डाउट रिजॉल्व कर दिया है। अब कास्ट से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड अब अपना एक डाउट बचता है, वो है फॉर्म से रिलेटेड, राइट। हाँ, तो जैसा अपन डिस्कस कर चुके थे कि अपन ने UPSC नोटिफिकेशन 2025 डाला, उसमें हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़े कि क्या उन्होंने एज के लिए क्राइटेरिया दिया है,
कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट की क्या डेट है, वो सारों के बारे में बात कर चुके हैं। एग्जाम कब होगा, कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है, कितनी वैकेंसीज आई हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर कोई सेंट्रल लिस्ट है तो उसको कहाँ ढूंढना है। सेम गोज फॉर एससी, सेम गोज फॉर एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के परफॉर्मा कहाँ मिलेंगे, ओबीसी के परफॉर्मा कहाँ मिलेंगे, प्रोफॉर्मा कहाँ मिलेंगे। उसी के अंदर आपका सर्टिफिकेट है, उसी के अंदर आपका अंडरटेकिंग है, और फिर उसके बाद में साथ साथ में इश्यूइंग अथॉरिटी सारी है। ठीक है, उन फॉर्म को भरने के लिए मैंने आपको सब कुछ बताया कि कैसे आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो। आपको क्या करना है, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ई मित्र की हेल्प से, या फिर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपने नियरेस्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस जा सकते हो, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पे भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। बस आपको बोलना है कि मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब्स के लिए फॉर्म होता है वो देना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में अपना जो भी अपन ने सीखा है उसको अपन अप्लाई करेंगे, और मैं बताऊंगा। मोटा मोटा मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। और ठीक है, चलो अब देखिए यहां पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड और न्यू रजिस्टर्ड। अब मेरे पास में एक आईडी है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको न्यूली रजिस्टर्ड के कुछ डाउट हैं, पहले अपन वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे आएंगे। अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था लोगों के दिमाग में कि नेम एज पर क्लास 10th। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है क्लास 10th मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखो यहां पे जो आपका नाम है वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, या फिर वो आईडी कार्ड में होना चाहिए जो आप यहां पे डॉक्यूमेंट के तौर पे अपलोड करोगे। राइट, अब अगर आधार कार्ड में आपका नाम चेंज है तो आपके लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है आधार सेंटर जाके या ई मित्र जाके, वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे नाम गलत है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आधार कार्ड का नाम मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वाला नाम चाहिए, तो आधार कार्ड में चेंज हो जाएगा। लेकिन आधार ये वाला नाम आपको चेंज कराना है तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें आप बच के रहिएगा, आप आधार कार्ड को चेंज कराने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको पता है कि मेरा मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इस केस में एक ही काम है कि जिस भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है उसका हेडक्वार्टर पता लगाइए, वहां पे आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, फोन के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप फिजिकली जाइए और कोशिश कीजिए कि आप 5 से 7 दिन में, आजकल जल्दी से काम हो जाता है तो आप करवा लीजिएगा। इसलिए मैंने बोला आधार कार्ड आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर आप नाम वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, प्रोफाइल बना रखी है, तो मैं आपको सिर्फ ये चीज दिखा रहा हूं एक बार के लिए। अब आप मान लीजिए 10th में आपका नाम था कुछ और, ABCD राजकुमार, और उसके बाद में आपने चेंज कर लिया ABCD राजकुमारी। तो अब आपको यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा 10th में तो नाम था। अरे आप बता रहे हैं ना यहां पे कि मेरा नाम जो है चेंज हुआ है, और उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, ऑफिशियली जो आपको उस टाइम पे डिक्लेयर किया गया कि अब से आपका नाम ये होता है। ठीक है, ये आप चीज कर लेंगे, फिर आप जेंडर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में वेरीफाई, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। फादर्स नेम वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम वेरीफाई मदर्स नेम, माइनॉरिटी स्टेटस अगर आप हैं तो ठीक है, अपना मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए जिससे कि आपको यूपीएससी कांटेक्ट कर सके। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। देखिए जहां पे भी स्टार मार्क है, आप ये ध्यान रखना है स्टार मार्क कंपलसरी है, उसको आप खाली छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेम अल्टरनेट ईमेल आईडी है, क्लास 10 का बोर्ड नंबर डाल देंगे। सोशल सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या है, आप डाल सकते हैं मेरा फेवरेट क्वेश्चन कौन सा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, मैथ्स डाल दिया। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा है, तो आपने विराट कोहली डाल दिया। फिर आप ये कैप्चा डालेंगे। अब कई बार क्या हो रहा है कि कैप्चा डालने के बाद में भी सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपकी OTR आईडी नहीं आई है तो इसका मतलब है आपको दोबारा से OTR भरना पड़ेगा। मल्टीपल OTR आप अवॉइड कीजिए, बट अगर आपकी OTR आईडी नहीं आई है तो एक चीज प्लीज ध्यान रखिएगा कि अभी तक आपका OTR नहीं हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये मैं आपको चीज बताना चाहता हूं। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपनी दोबारा साइट पे, फिर अपन क्लिक हियर करते हैं। अब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है उसकी अपन प्रोफाइल खोलते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि OTR प्रोफाइल कैसे है, जो कि पार्ट 1 का हिस्सा है। फिर पार्ट 2 में एप्लीकेशन फॉर्म है, OTR में भी चेंजेस हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म में भी चेंजेस हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और बाकी पार्ट 3 पार्ट 4 क्या है, वो कैसे एक्टिवेट होगा उसके बारे में। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पे पहले मैंने सारे जनरल आइडियाज लिए, अब मैं आपको स्पेसिफिकली सारे डाउट्स रिजॉल्व करते हुए बता रहा हूं। तो मैं एक बार मोबाइल नंबर लिख देता हूं, उसके बाद में मैं आपको OTP बताऊंगा। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख देता हूं मैं, दैट इज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आगे स्किप करना है तो आप आगे स्किप कर सकते हो, 1.5 के स्पीड में देख सकते हो, जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए अब अपन OTP का वेट करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि OTP में थोड़ा टाइम लगे, राइट। OTP में आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक भी लग सकता है। अगेन आपने बोला 220 सेकंड का टाइम दिया है, तो आप उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अभी एक बार OTP आ जाए उसके बाद में आप चालू करते हैं, और जब तक आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी कोई परेशानी हो रही है तो। देखिए मैं ये बात बता दूं आपको कि फॉर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पेन हो रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बट अगेन जो भी पास्ट में इंसिडेंट्स हुए हैं पूजा खेड़कर लेके, बाकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड लेके,
तो उसके अकॉर्डिंगली यूपीएससी ने ये चीज़ कही है। बट हमारा मकसद हमेशा रहना चाहिए कि हम फॉर्म फिलिंग को सिंप्लीफाई प्रोसेस बनाएं, ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड। बट स्टिल अगेन मैं आपके साथ हूं, तो आपको टेंशन करने की इतना ज़रूरत नहीं है। तो अपने पास में अपना OTP आ चुका है। OTP है 679157, राइट। तो अब आप ये जो कैप्चा कोड है, आप ये कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड जैसा है, अगर स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर में डालना है। ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, 288 एंड 9 एंड देन देर इज X एंड वी विल बी। एक बार थोड़ा सा ये बफर कर रहा है, तो एक बार लॉगिन इन हो जाए। ये देखिए, ये आपका पेज खुल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, राइट। अब आपको क्या करना है, ये आपकी OTR हो गई, ये डैशबोर्ड है, ठीक है। ये क्या है, ये डैशबोर्ड है। अब इसमें upsconline.gov.in यहां पे भी जा सकते हो, या फिर आप, मैंने जैसे आपको बताया, UPSC ऑफलाइन नोटिफिकेशन डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब पार्ट 1 है OTR प्रोफाइल कंप्लीशन। ये सारा पार्ट जो है, ये सारा पार्ट जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा OTR प्रोफाइल है। अभी धीरे धीरे सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। मेरे को आपको सिर्फ डमी वीडियो दिखाना है, ठीक है। अब एक आपका डैशबोर्ड, ये पूरा डैशबोर्ड खुला हुआ है, ये आपका लेटेस्ट डैफ है, ठीक है। एग्जामिनेशन ईयर, फॉर्म कब आया, फॉर्म आपने पीरियड कब फिल किया, इंस्ट्रक्शंस क्या थे, नोटिफिकेशंस क्या थे, जो भी आपने अप्लाई किया। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बाद में ये देखिए, अभी हम कहां पे हैं, अभी हम अपडेट और एडिट कर रहे हैं OTR प्रोफाइल को। जैसे ये कंप्लीट करेंगे और पार्ट 1 पे कंप्लीट करेंगे तो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 कंप्लीट होते ही पार्ट 2 एक्टिव हो जाएगा। पार्ट 2 एक्टिव होते ही पार्ट 3 एक्टिव हो जाएगा। पार्ट 3 एक्टिव होते ही पार्ट 4 एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर जो है आपका पार्ट 4 में आएगा, पेमेंट आपका पार्ट 4 में आएगा, और उससे पहले सारी इंफॉर्मेशन आएगी। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जब आप OTR प्रोफाइल को फिल करेंगे, डैशबोर्ड में जाके जब आप OTR प्रोफाइल को फिल करेंगे, तो 70 से 80% इंफॉर्मेशन पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में है। काफी बच्चों ने कहा कि मतलब आपने सिर्फ पार्ट 1 दिखाया। मैंने इसलिए दिखाया कि शायद 70 to 80% जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके बाद में काम आती है, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर आपके बाद में क्या होगा, एप्लीकेशन स्टेटस यहां आ जाएगा। पार्ट 1 मान लो मैंने आज यहां भरा, तो आज की डेट होगी। फिर आपने बोला पार्ट 2 तो मैं कल भरूंगा, तो आप कल भर लीजिएगा। फिर पार्ट 3, तो ये पूरा का पूरा है, बट टाइम से पहले। और फिर उसके बाद में आप उसका व्यू और प्रिंट निकाल लेंगे, लेकिन अभी अपन ये सारा काम करेंगे। फिर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आ जाएगा कि भाई आपने कब कब कौन कौन सा एग्जाम दिया और आपने कब कब भरा, वो सारी आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा एडिट। अब ये देखिए, ये जो मैंने कैंडिडेट का नाम लिखा है, जो मैंने अभी तो आपको मैंने सिर्फ एक डेमो दिया था, ये मैंने पहले ऑलरेडी बना रखी है फाइल। तो आपने कभी नाम चेंज किया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको दिख गई। अब इसमें अभी तक मैंने ये चीजें करी नहीं है, ये मैं करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एडिट OTR प्रोफाइल। एक बार पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ आपको एक बार मौका मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल को एडिट करने का, राइट। और वो मैं आपको विंडो बता चुका हूं पहले वाले, जब अपन पहले डिस्कशन कर रहे थे। तो अब अपन चलते हैं डैशबोर्ड पे, फिर अपन चलेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। अब देखिए, जो आपने पहले बेसिक इंफॉर्मेशन भरी वो सारी की सारी आ गई। अब आपको भरना है अदर देन OTR प्रोफाइल। देखिए, स्टार मार्क है तो कंपलसरी है। सेलेक्ट सिटीजनशिप, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। मदर टंग, मेरी मदर टंग, आप कुछ भी मान लीजिए, मेरी मदर टंग अरेबिक है, ठीक है। अरेबिक की तो क्यों डालूं, मैं डाल देता हूं हिंदी है मेरी मदर टंग। मैरिटल स्टेटस, मान लीजिए मैं अनमैरिड हूं, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, मैंने इंडिया चुन लिया, ठीक है। अब आप बोल रहे थे पोस्ट ऑफिस का भी बहुत डाउट आ रहा था। आप जहां रह रहे हैं, मान लीजिए मैं जयपुर में वैशाली नगर में रह रहा हूं, तो मैं डालूंगा वैशाली नगर नियर बाय पोस्ट ऑफिस, या वैशाली नगर पोस्ट ऑफिस। जो आए उसका एड्रेस आप लिख दो। अभी मैं ऑब्वियसली बात है, अभी मैं पूरा एड्रेस लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मान लो मैंने क्या हो गया, 1 मिनट गाइस, हाँ क्या लिख दिया मैंने, 1 मिनट दोबारा से चले गया क्या ये, 1 मिनट गाइस। हाँ, सेलेक्ट सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया, सेलेक्ट मदर टंग, हिंदी कर दिया। सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड कर दिया। सेलेक्ट बर्थ प्लेस, मैंने इंडिया कर दिया, ठीक है। फिर अब मेरे पोस्ट ऑफिस का पूछ रहा है, तो मैंने आर कर दिया। ये सिटी टाउन कर दिया। सिटी टाउन विलेज कर रहा है, वाई कर दिया। सेलेक्ट स्टेट नेम कर रहा है, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया मैं बिहार से आता हूँ। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम, मैंने अरवाल कर दिया। पिन कोड जरूरी है। पिन कोड अपना कितना होता है, 6 डिजिट का पिन कोड होता है, 222222, आपने ये कर दिया। फिर आपने कम्युनिटी कर दी। अब देखिए, यहां से पूरा फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। SC भरा, तो अब आपको SC का प्रोफॉर्मा लगाना पड़ेगा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आपको कहां पे वो कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, कहां पे उसके बाद में उसकी अंडरटेकिंग मिलेगी, कौन कौन सी इशूइंग अथॉरिटी है। फिर उसके अंदर SC में आपको पता है कि कोई इनकम का सीन नहीं है। अगर आपकी कास्ट, सेंट्रल लिस्ट जो कास्ट निकालती है SC और ST की और OBC की, अगर उसमें है तो आप अपने आप को यहां पे भर सकते हैं। और अगर आपके पास में मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है,
तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट कर सकते हो। आप डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले आप वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए जिससे कि आप ये इंश्योर कीजिए कि मेरी जो कास्ट है वो SC ST OBC में आती है, राइट। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल जाएगा। फिर उसके बाद में जनरल के लिए कुछ नहीं चाहिए, EWS के लिए अलग है। यहां से पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं, सीरियल नंबर भी डिस्कस कर चुका हूं, जो डाउट आपका डिस्कस कर चुका हूं। मैं यहां पे जनरल ले लेता हूं। अब क्या मैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हूं? मैं नहीं हूं, तो मैंने नो कर दिया। अगर आपने हाई करा, अगर आपने यस किया, तो वहां पे भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी के अंदर भी तो PWBD है ना, इसलिए। फिर उसके बाद में फोटो आइडेंटिटी कार्ड मैं क्या डाल रहा हूं? मैं आधार कार्ड डाल रहा हूं। आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे आप ये सारे के सारे डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा नाम आपका सिमिलर होना चाहिए। जो आपने 10th की सर्टिफिकेट दिया है, सेम मम्मी के लिए, सेम पापा के लिए, सबके लिए आपको ये करना है। अब क्या आप मेरे को मर्जी देते हो, कंसेंट देते हो कि मैं आपका आधार कार्ड यूज कर सकता हूं? आपको देनी ही पड़ेगी। वैसे जरूरी नहीं है कि देनी पड़ेगी, लेकिन दे सकते हो। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, मतलब जो आपने आधार नंबर दिया है, आधार का जो कार्ड नंबर है, जो आपने फोटो आइडेंटिटी दी है, उसका क्या नंबर है? मुझे नहीं पता क्या नंबर है। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। क्या आपको कभी रिकमेंडेड किया गया पास्ट में? मेरे को नहीं किया गया। क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहते हो? अगर आप इंटरव्यू में, जब मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो फाइनल, तो आप कराना चाहते हो। अगर आपको जॉब की चाहिए रिक्वायरमेंट, तो आप कर सकते हो। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, एंड देन इसको आप सेव कर सकते हो। अब आप देखिए, जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन सेव करी, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपका आ गया टिक, ठीक है। ऐसे ही अपने एड्रेस इंफॉर्मेशन पे आएंगे। अब देखिए, एक है आपका परमानेंट एड्रेस जो कि चेंज नहीं होने वाला। अब ये एड्रेस क्यों लिया जा रहा है? एड्रेस इसलिए लिया जा रहा है जिससे कि अगर कमीशन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कम्युनिकेट कर सके। अब मान लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, मान लीजिए अभी आप कहीं रह रहे हैं, ठीक है, आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है। मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और उसके बाद में आप रहते हैं राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर। आपका दिल्ली अभी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ठीक है, दिल्ली में जो जगह है आप वो डालेंगे। उसके बाद में जो परमानेंट एड्रेस है आपका घर का, अगर वो है तो वो डालेंगे। अब किसी ने बोला कि मेरा तो मतलब कि मैं यहां रहता हूं, फिर 6 महीने बाद वहां रहता हूं, तो मैंने आपको बोला कि मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके 15 दिन बाद आपको दोबारा ऑप्शन मिलेगा कि आप अपडेट कर सकते हो। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है, सारी की सारी चीजें उन्होंने मेंशन करी है। अब मेरा हाउस नंबर क्या है? RRTTYYFFGG, ये इसलिए कर रहा हूं कि जल्दी हो जाए। आई नो दैट कि आप जब ये फॉर्म भरोगे तो आपको बहुत पेन होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि इतनी सारी डिटेल मांगी है इस बार। लेकिन अब क्या करें, आपको एग्जाम देना है तो फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपने पोस्ट ऑफिस मांगा, अगेन जहां पे अभी रह रहे हो, मान लो मैं अभी रह रहा हूं, क्या नाम है, बैंगलोर के अंदर। बैंगलोर में मैं एक जगह में रह रहा हूं, मान लीजिए कोरमंगला। कोरमंगला में मैंने पोस्ट ऑफिस डाला और मैंने पोस्ट ऑफिस वहां से निकाला एड्रेस और मैंने डाला, तो मेरे को एड्रेस मिला FFFFF, ठीक है। फिर मैंने सिटी डाली, सिटी में जो भी है मैंने डाला सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने स्टेट डाला, अगेन स्टेट मैंने बिहार डाला, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट डाला, अरवाल डाला, अगेन जो आप डालोगे वही। पिन कोड डाला, तो पिन कोड अपना कितना हुआ? 2222222, ठीक है। अब ये देखो, एरिया कोड, फोन और फैक्स, यहां पे स्टार नहीं है तो इसको मत भरना, ठीक है। इतनी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये बोल रहा है अगर आपका परमानेंट पोस्टल एड्रेस, मतलब जहां पे आपने परमानेंट एड्रेस डाला है, अगर वो दोनों सेम है तो आप यहां पे क्लिक कीजिए। अगर सेम नहीं है तो आप मत क्लिक कीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमानेंट एड्रेस अलग से भरना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, और यही सारी डिटेल्स है। मैं क्लिक कर रहा हूं क्योंकि मेरा सेम है, मान लीजिए, ठीक है। मैंने सेव कर दिया, नो थैंक्स, ये लो भैया, ये खत्म, एड्रेस डिटेल पूरी इनके पास में आ गई। अब यहां पे टिक आ गया कि नहीं आ गया? आ गया टिक, ठीक है। अब आपको करना है फोटो और साइन अपलोड। मैंने आपको पहले भी बताया था, फोटो के लिए 500 पिक्सल्स होना चाहिए, 20 KB से कम की साइज नहीं होनी चाहिए और 300 KB से ज्यादा की साइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन करेंगे एक फाइल चूज। अब एक बार के लिए थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा, क्योंकि मुझे अभी चेक करना है कि कौन सी फाइल है इसमें से, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है काफी, ठीक है। मैंने यहां पे सबमिट किया, सेव हो गया, यस, देखिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, आईडी कोई और बढ़ी है लेकिन फोटो यहां पे सेव हो गई। अब सिग्नेचर पे आ जाते हैं। देखो, सिग्नेचर में भी ध्यान रखना 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने फाइल चूज करी, आपने लैपी से भरा, आपने ये इमेज करी और JPG फाइल होनी चाहिए, ठीक है। आपने करा हाई एयर बाय डिक्लेयर दैट सिग्नेचर माइन, और आपने फोन करा, ये भी सिग्नेचर डिफलोड हो गया और वहां पे आ गया क्या नाम है, टिक का साइन। समझ में आ गई मेरी बात? यहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, बट पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हार्डली आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। बस ये चीज आपको दिमाग। अब एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, आपकी ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, है ना। तो अब आपकी 10th की मार्कशीट मांगी है, 10th आपने पास करी है, पास करी है। अब आप बोलोगे कि मैंने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप फोन मत करो। भैया मैंने बोल दिया कि मेरी तो आई थी फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, मैंने डाल दिया मेरी फर्स्ट डिवीजन आई। अब या तो आप परसेंटेज फिल कर सकते हो या फिर CGPA, तो मैं डाल देता हूं मेरी CGPA थी 9.6, ठीक है, आउट ऑफ 10 थी, ठीक है। उसके बाद में
ईयर ऑफ पासिंग मैंने डाला, ईयर ऑफ पासिंग मेरा 2010 था। सब्जेक्ट, अब देखो यहां पे भी बच्चे को इशू था कि मैं जब सब्जेक्ट डाल रहा हूं तो उसके बाद में वो मांग नहीं रहा है, क्योंकि आप स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर रहे हो, @ कॉमा, सेमीकोलन, तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब सब्जेक्ट में क्या हो गया, सब्जेक्ट में आपने डाला हिंदी था मेरे पास में, इंग्लिश था मेरे पास में, मैथ्स था मेरे पास में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे आपको पता है ये 10th में क्या थे। नेम ऑफ स्कूल डाला वाई 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 यू 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 यू, ठीक है, जो आपके स्कूल का नाम होगा। नेम ऑफ बोर्ड डाला, सीबीएसई से तो सीबीएसई से, स्टेट बोर्ड से तो स्टेट बोर्ड से, आईसीएसई है तो आईसीएसई, जो भी आपका मन करे, मतलब जहां से आप पढ़ाई करो। मैंने सेव मारा, ठीक है, ये लो भैया मेरी मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट हो गई। अब मैंने 12वीं भी की होगी, 12वीं तो करी होगी क्योंकि कॉलेज की तो रिक्वायरमेंट चाहिए, ग्रेजुएशन है ना। अब मैंने 12th में मारा, 12th में क्या आपने कंप्लीट करी है, मतलब कंप्लीट तो करी ही होगी, ग्रेजुएशन वाला इंसान ही तो भरेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मैंने दोबारा डाला, वही सेम चीज जो वहां पे करनी है, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरे तो 12th में भी सीजीपीए थी, मैंने सीजीपीए मारी 9.4, ठीक है, हाँ थोड़ी कम हो गई, कोई बात नहीं, है ना। फिर उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग मारी मैंने, ईयर ऑफ पासिंग मारी मैंने 2012, ठीक है। फिर उसके बाद में अगेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, मेरे पास में इंग्लिश थी, मेरे पास में मैथ्स थी, ठीक है, मेरे पास में केमिस्ट्री थी, ठीक है, मतलब जो भी आपको लिखना है वो लिख लो। फिर उसके बाद में वही मेरा वाई 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 यू 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 और नेम ऑफ बोर्ड डाला, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा टेंशन करने की इतनी लोड नहीं है। चलो ये हो गया। अब मेरी बात आई ग्रेजुएशन पे कि हाँ भाई मैंने ग्रेजुएशन भी करी है, ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सुनो, वेट 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 एक मिनट सुनो, अरे यार, हाँ तो देखो जब मैंने ग्रेजुएशन डाला था तो उसमें एक तो था कंप्लीटेड और एक अपीयरिंग। अगर आपकी 3 साल की डिग्री है और आप 6 सेमेस्टर में हो तो क्या है, अपीयरिंग हो, ठीक है। अभी आपको एग्जाम देना है। अगर 4 साल की डिग्री है तो 8 सेमेस्टर में हो अगर आप हो तो आप अपीयरिंग हो। सेम गोज फॉर अगर आप एमबीबीएस में हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको लिखना है अपीयर्ड, ठीक है, कंप्लीटेड। अब आपका स्ट्रीम लिखना है, मैंने मान लिया इंजीनियरिंग चुन लिया। ग्रेजुएशन डिग्री मैंने बोला बीटेक है, बीटेक है, बीटेक ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे से डिवीजन मांगी तो मैंने बोला ये डिवीजन, तो मैंने कर ली डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद में परसेंटेज ऑफ मार्क्स मांगा, यहाँ पे भी मेरे सीजीपीए ही था तो सीजीपीए डाल देता हूँ, सीजीपीए 9.1, ठीक है, कितने में से, 10 में से, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग 2016। अगेन डेमो बता रहा हूं मैं आपको, अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करने। तो मेरे क्या था, मैकेनिकल था, इंजीनियरिंग छोड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद में स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो था, फिर मेरा मन करा टी आर एफ ये सारा मैंने डाला। फिर सेलेक्ट यूनिवर्सिटी करी मैंने। अब आपकी कौन सी, सारी यूनिवर्सिटीज इसमें है जो कि एप्लीकेबल हैं यहाँ पे, आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज जो हैं यूजीसी अप्रूव्ड है वो सारी हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला, मान के चलिए थोड़ा सा, कुछ भी डाल सकते हो वैसे तो, बस एक बार आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने डाला श्री सिद्धार्थ एकेडमी, मान लीजिए। अब देखो, अब मेरी बात सुनना, अब काफी बच्चों की ये बात थी कि हमारे पास में तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर ही नहीं है। अगर आपने डिग्री पाली है तो आपके पास में सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है। प्रोविजनल है तो भी होगा। अगर आप अपीयरिंग है तो आप एनरोलमेंट नंबर डालिए। जब आपने एंट्री ली होगी कॉलेज के अंदर तो आपका एक परफॉर्मा बना होगा, उसके अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, या फिर आप रोल नंबर डालिए, कोई भी रोल नंबर डाल दीजिए जो भी वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 5 6 8 9, मतलब जो वहां लिखा हुआ है वही डालना है। ये मैं आपको प्रोसेस फास्ट हो जाए इसलिए बता रहा हूं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ इशू क्या है, मतलब आपको कब डेट ऑफ इशू मिला, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो अलग चीज है, अगर मिल चुका है तो अलग चीज है। तो मैं गया 2025 पे, मैंने बोला यार ये तो बहुत पुराना है, मेरे को 16 में मिला था, जून का टाइम था, 15 जून थी, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब डेजिग्नेशन क्या है, जब आप सर्टिफिकेट देखेंगे उस पे भी डेजिग्नेशन लिखी होगी इशूइंग अथॉरिटी की, या फिर जो आपका जो मार्कशीट होगा उस पे भी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, उसके नीचे भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी लिखी होगी। तो अभी मैं डालता हूँ वाई यू एच जी। फिर उसके बाद में इशूइंग अथॉरिटी का फुल एड्रेस भी लिखा होगा, हर जगह लिखा होता है, आपको टेंशन करने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। डू यू हैव एनी बेसिक, मतलब क्या आपने कोई एजुकेशन क्लासिफिकेशन बेसिक या फिर हायर एजुकेशन फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ऑब्टेन की है क्या, मैंने तो नहीं करी है, तो मैं डालूंगा नो, और फिर मैंने कर दिया इसको सेव, ठीक है। ये हो गया। क्या मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगर की है तो सेम ऐसे डिटेल्स पड़ेंगी, और अगर मैंने नहीं की है तो नहीं पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो यहां पे भी टिक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करने की। अब देखो यहां पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन है, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है, एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एनी अदर सर्टिफिकेट। अब कौन सा सर्टिफिकेट, जो कि
यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है एज पर यूजीसी, ठीक है। और इसमें 1 MB से फाइल ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जहां पे स्टार लगा हुआ है वही आपको करनी है। ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट डाल दो या फिर कोई इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डाल दो, राइट। तो ये चीज भी ध्यान रखना है ना, इतना टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है ना, ये वाली बात है। और एनडीए के लिए 12th क्लास पर सर्टिफिकेट मांग दिया। अब मेरे को फाइल चूज करनी है तो मैंने फाइल चूज करूंगा, फाइल मैं चूज करूंगा 1 मिनट गाइज, 1 मिनट। ये मैंने फाइल चूज करी, ये मैंने फाइल चूज करी, ये एज डॉक्यूमेंट मेरा सबमिट हो गया। अभी मैं रैंडमली कोई भी फाइल चूज कर रहा हूं तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ये फाइलें होंगी। ये भी सेटअप हो गया। फिर आपको उसके बाद में फोटो आईडी कार्ड डालना है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ। तो आप यहां पे भी ये डाल दोगे, ठीक है। इसमें मेरे को क्या डालूं, मैं क्या डालूं, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। मैं ये डाल देता हूं, ठीक है। मैंने डाल दिया, चलो ये फाइल भी हो गई। चलो अब देखो, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम फॉर एज रिलैक्सेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपका एज रिलैक्सेशन अलग है, ओबीसी से रिलेटेड अलग है, ठीक है। तो आप जैसे ही वो सर्टिफिकेट डालेंगे एज रिलैक्सेशन वाला, तो आप यहां पे डाल सकते हैं, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, मणिपुर से हैं, मेघालय से हैं, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको कहां मिल रहे थे, ये सारे सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाए थे कि कैसे वो नोटिस वाला जो इंस्ट्रक्शन पीडीएफ था उसके अंदर आपको सारे सर्टिफिकेट मिलेंगे। आप उसके बाद में यहां पे वो सारी चीजें अपलोड कर सकते हो। अब अचीवमेंट्स, अगर आपके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपने जहां पे फील्ड में कोई अवार्ड जीते हो, जैसे आपने स्पोर्ट्स खेल के जीता हो, आपने क्विजेस में कंपटीशन किया हो जो नेशनल लेवल पे रही हुई हो, या फिर जो भी चीजें हैं वो आप यहां पे फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज हो गई, ये सारी चीज हो गई। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, क्या दिक्कत हो गई भैया? ओके, इसमें फाइल चूज नहीं करी क्या मैंने? 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। हाँ, आईडी डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, क्या इशू आ रहा है इसके अंदर? प्लीज अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर अप्लाइंग एनी एग्जाम, अदरवाइज योर कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ये तो कोई इशू नहीं है, इसमें ही कोई दिक्कत आ रहा है। नो फाइल चूजन कैसे आ रहा है इसमें? 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। बायोलॉजी, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, मान लीजिए मैं ये करता हूँ। ओके, ये हो गया। तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? ओके, एक्शंस हो गए हैं, तो हमें यहाँ पे लेकिन ये क्लिक क्यों नहीं दिखा रहा है? ओके, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हो गए। ओके, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। अब आपका पेरेंटल इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अब नेम ऑफ फादर मैंने डाला था, आपके पापा की नेशनलिटी क्या है? इंडियन है। पापा का प्रोफेशन क्या है? मान लो पापा आपके टीचिंग करते हैं, इस बार पापा का प्रोफेशन भी मांग रहे हैं। आपको एड्रेस रीसेट करना है, कॉरेस्पॉन्डेंट परमानेंट एकदम सेम है। फादर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस, हाँ, तो मैंने ये डाला। अरे क्या हो गया? तो अब यहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद में आर टी वाई वाई कर दिया। फिर उसके बाद में पोस्ट ऑफिस में आपने वाई, ये मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। सिटी आपकी क्या है, पापा की मान लो अलग जगह पोस्टिंग है तो उसके हिसाब से डालना है, ये भी ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि मेरे पापा कहीं और टीचिंग कर रहे हैं, मैं कहीं और पढ़ रहा हूँ, वो एड्रेस सेम है, तो वो चीज के थोड़ा दिमाग रखना, ठीक है। फादर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस, क्या आपके पापा जैसा ही एड्रेस है? जहां पापा जैसा मतलब पापा जहां रह रहे हैं वहां का एड्रेस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सिंपल लिखा हुआ है। सेलेक्ट स्टेट नेम, मान लीजिए आपके पापा बिहार में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वही है, कोई दिक्कत नहीं है। पिन कोड क्या है? पिन कोड वही 222222, ठीक है। फिर उसके बाद में इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, अदरवाइज फिल नॉट एप्लीकेबल। तो मतलब लास्ट पोस्ट अगर रिटायर हो चुके हैं तो कांस्टेबल थे, मतलब मान लो पुलिस में थे तो कांस्टेबल थे, ऐसा ही थे, क्या थे, या फिर अगर अभी हैं सर्विस में तो क्या है, तो आपने वो पोस्ट डाली। फिर आपने एनुअल इनकम डाली। मैंने बोला मेरे पापा की इनकम है कितना, 1 10 100,000 लाख 10 लाख 12 लाख, ठीक है, ये मैंने डाल दी। फिर उसके बाद में 1 मिनट गाइस, सेलेक्ट स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स। अब क्या वो बिहार से ही हैं कि कहीं और से हैं, ठीक है, ये चीज भी डालनी जरूरी है। तो अगर वहीं से हैं तो आपने सेव कर दी, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपकी मम्मी की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मम्मी की डाली, मम्मी में इंडियन डाला। फिर उसके बाद में मदर्स प्रोफेशन लिया, ठीक है। मदर्स प्रोफेशन के बाद में आपने लिखा, मैं मानता हूं मैंने लिखा वो साइंटिस्ट हैं, मेरी मम्मी साइंटिस्ट हैं मान लीजिए, है ना। अब हाउस नंबर है, अगेन क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो वो आप डालेंगे, वाई ये डाल दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद में पोस्ट ऑफिस ई डाल दिया, सिटी कर दिया जे 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 जे,
फिर उसके बाद में सेलेक्ट स्टेट नेम, अगर वही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अभी मैं सिर्फ आपके सहूलियत के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। इफ योर मदर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट। आपने बोला कि भैया वो ये इस पोस्ट में है, एनुअल इनकम, इनकी एनुअल इनकम भी 12 लाख है, ठीक है, 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख, ठीक है। फिर उसके अंदर सेलेक्ट स्टेट, तो भैया वो आज भी बिहार की हैं और अरवाल से हैं, ठीक है, ये सेव हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए आपकी पेरेंटल इन्फॉर्मेशन भी हो गई, ठीक है। कोई इशू आया? कोई इशू नहीं आया, है ना। अब आते हैं अपन एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे। पहली चीज, अब देखो मैं बताता हूं, मेरी कोई प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है क्या? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयूज में अगर आप हैं तो आप डालेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसी अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी जिसमें कि आप क्या नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आएंगे, यानी एनओसी लेके आएंगे कि मैं इस एग्जाम में अपीयर हो रहा हूं। प्राइवेट है तो प्राइवेट, नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड, अदर्स है तो अदर्स। मैंने डाला अदर्स। फिर क्या कभी आप एम्प्लॉयड रहे हैं तो मैं, अगर आप रहे हैं तो ठीक है, आपको उसके हिसाब से डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर आप नहीं रहे हैं तो उसके हिसाब से डिटेल पड़ेगी, तो नो कर दिया मैंने। हैव यू बीन एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड? मान लीजिए कि आप अपने लेवल पे बच्चों को पढ़ाते थे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने बोल दिया कि नो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं 22-23 साल का लड़का या लड़की हूं या फिर जो भी हूं, तो मैंने यहां पे नो कर दिया। बट जैसे जैसे आप एम्प्लॉयमेंट भरेंगे आपसे नीचे एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी पूछा जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपकी चीज हो गई। अब आपका बाद में यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि क्या कभी आपको डिबार्ड किया गया था? भाई मेरे को तो नहीं किया गया। क्या आप कभी अपीयर्ड हुए हैं? अगर आप देखिए, हैव यू एवर अपीयर्ड इन द एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार? अगर आप अपीयर्ड हुए हैं, ये एक और डाउट था बच्चे का, तो मैं यस कर लेता हूं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने बोला कि हाँ मैं हुआ हूं, मान लीजिए सीएपीएफ में हुआ हूं। फिर उसके बाद में आपने बोला कि कितनी बार अपीयर हुए हो? मैंने बोला कि भैया मैं एक बार अपीयर हुआ हूं। एक बार अपीयर हुए तो आपको क्या बोला कि भाई कब अपीयर हुए? तो मैंने बोला कि भैया मैं 2023 में अपीयर हुआ था। फिर उसके बाद में आपको मैंने बोला कि रोल नंबर क्या था। अब यहां पे बच्चों का दोबारा डाउट कि सर रोल नंबर में क्या फिलअप करें? ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको याद नहीं है तो 000 मतलब 7 बार 0 लिखना है, ठीक है, ठीक है, 7 बार 0 लिखना है, 0000000, ठीक है। ये हो गया। क्या आप कभी आपने सर्विस या पोस्ट जो है एक्सेप्ट की है? अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ने आपको अलोकेट किया है, आपने बोला नहीं मैंने नहीं करी है, सेव हो गया, खत्म। लो भाई, अरे इसको सेव नहीं किया क्या? लो सेव कर दिया, वहां पे भी हो गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है? एड एग्जाम एंड इट्स अपीयर काउंट, आई हैव डन इट, यस, सेव। कहाँ इशू आ रहा है? नो मार दीजिए, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैंने डाल दिया, मैंने यस का आपको समझा दिया, लेकिन अभी थोड़ा सा इशू आ रहा था तो मैंने नो डाल दिया, ठीक है। अब अगर यस डालेंगे तो मैंने आपको बता दिया कैसे फुल फॉर्म और कैसे करना है। अब बच्चे बोल रहे थे कि हमने तो, हमारे पास तो कोई प्राइज ही नहीं है, कोई मेडल्स ही नहीं है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। अरे कई बार आपको स्कूल में कोई स्कॉलरशिप लगी होगी, कॉलेज में स्कॉलरशिप लगी होगी, मेडल्स कई बार स्कूल में आपने कोई जीता होगा, आपने कोई गेम में पार्टिसिपेट किया होगा, आप कभी टॉपर रहे होंगे, आपने कभी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बोला था कि जब मेंस के रिजल्ट आएंगे उसके बाद में आप इसको मॉडिफाई कर पाओगे, 15 दिन का विंडो मिलेगा। अगर आप एनसीसी में रहे हुए तो ठीक है, आप एनसीसी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। स्पोर्ट्स में रहे हुए, मान लीजिए आपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपनी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है, बास्केटबॉल टीम को रिप्रेजेंट किया है, या फिर स्कूल में कभी किया है तो वो डाल सकते हैं। पोजीशन, आप मान लीजिए मॉनिटर रहे हैं क्लास के अंदर, फिर उसके बाद में आप प्रीफेक्ट रहे हैं, आप हेड बॉय रहे हैं, आप प्रेसिडेंट रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब के, जो भी आप रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में कुछ हॉबीज वाले इंटरेस्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को गार्डनिंग करना पसंद है, किसी को प्ले एंड वॉच क्रिकेट करना पसंद है, मतलब वही डालिएगा जो कि जेन्युइन है। फिर उसके बाद में वेदर योर फैमिली ओन्स और पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग असेट्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्या आपकी फैमिली इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो एसेट करती है। एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ऊपर, 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट एंड अबव, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड, नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में 200 स्क्वायर यार्ड। तो ये लगभग, ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है, इसमें आप 8 लाख की इनकम वाली कंडीशन जोड़ दीजिए तो ये आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने नो डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेजेस इंफॉर्मेशन। तो देखो पहली चीज मैंने चूज करी हिंदी, फिर उसके बाद में मैंने चूज करी मान लो संस्कृत, ठीक है। रीड ओनली, स्पीक ओनली, चलो ठीक है मैं हिंदी चूज कर लेता हूं, स्पीक ओनली भी। रीड एंड चूज, सॉरी, मान लीजिए फिर मैंने कर दिया हिंदी। अभी इसमें एक डाउट आएगा, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे अभी। एग्जामिनेशन पास्ट, NNN, ठीक है, आपने लिख दिया। अब आपने बोला सेव, लेकिन क्या रहा है, प्लीज क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड द लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है। तो और एटलीस्ट, तो हमने ऐड डाला, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको ऐड करनी है कोई भाषा, ठीक है। तो आपने बोला कि मैं करता हूं गुजराती, मैं करता हूं हिंदी, ठीक है, मैं करता हूं डोगरी, मैं करता हूं जो भी मतलब आपको लग रहा है
और एग्जामिनेशन पास्ट आपने डाला यू और फिर उसके बाद में आपने सेव कर दिया। ठीक है, प्लीज क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड द लैंग्वेज फर्स्ट। ऐड कर तो दी, और कितनी करनी है? हाँ चलो, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपके सारे फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सारे फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, सारों में टिक लग चुका है, आपकी ओटीआर प्रोफाइल हो गई है सेट। अब क्या इस ओटीआर प्रोफाइल में चेंज कर सकते हो? कर सकते हो। 11 फरवरी को जब आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, उसके बाद में 1 हफ्ते का विंडो खुलेगा, आप उसमें कर सकते हो। क्या मैं एप्लीकेशन फॉर्म में कर सकता हूं? हाँ, आप उस टाइम पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो घबराने की टेंशन नहीं है कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई। ठीक है, अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे मैं गया। ठीक है, अब मैंने बोला, अब यहां पे हो गया, अब क्लिक हियर फॉर पार्ट 1, ये मेरा पार्ट 1 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास में पार्ट 1 आ गया। ये सारी इंस्ट्रक्शन दे रखा है जो आपको पता होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड फर्स्ट कंप्लीट ऑल इन्फॉर्मेशन इन, ये मैंने कर दिया है। तो मेरे को क्या बता रहे हो आप? ये देखिए, अब देख लीजिए आप, पार्ट 1 में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो करंट की है, इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और इसमें क्या बोल रहा है? आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द डिटेल्स गिवन अबाउट ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। तो यहां पे आप डिक्लेरेशन दे रहे हो कि सारी की सारी जो नॉलेज है वो ट्रू है, कंप्लीट है, करेक्ट है। फिर उसके बाद में आप आगे गए। अब क्या देखिए, ये क्या था? अब ये देखिए, व्यू पार्ट 1 खत्म हो गया। अब आपका ये एक्टिव हो गया, पहले ये एक्टिव नहीं था। ठीक है, अब अपन पार्ट 2 पे जाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 पे देखिए, अब जो भी इंफॉर्मेशन थी, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, काफी बच्चों ने पूछा, ये तो सिर्फ बेसिक बता दिया, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन लगभग वही है। तो अब देखिए, सारी इंफॉर्मेशन। अब देखिए, सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन, अगर आप अपीयर्ड हैं तो आप उस हिसाब से लिखेंगे, अगर आप ऑलरेडी पास हैं। स्ट्रीम है तो मैंने डिग्री इंजीनियरिंग करी। ठीक है, फिर उसके बाद में एग्जाम प्रिपरेशन। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सिविल सर्विसेज भर रहे हैं तो फिक्स हो गई है। अब देखो आप, नो चेंजेस अलाउड इन द स्पेसिफिक डिटेल्स, बाद में कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब किस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेजेस कौन सी होने वाली है मेंस के अंदर, वंस सबमिटेड। हेंस यू आर कॉशन टू बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग दिस डिटेल। यूपीएससी आपको हर एक टाइम पे बता रहा है कि क्या हम क्वेश्चन है। तो आपने सिविल सर्विसेज भर दिया, फिर उसके बाद में आपको फोन नंबर भरना है विद एरिया कोड। अगेन इस पे आपका स्टार मार्क नहीं है, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं नो डालूंगा, लेकिन जब आप यस डालेंगे तो आपसे कैटेगरी कोड पूछा जाएगा। कैटेगरी कोड आपको मिल जाएगा आगे जाके 0609 जब आप इसको खोलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो मैंने कंटिन्यू कर दिया, मैं इस पे सर्टिफिकेट अपलोड कर ही चुका हूं। ठीक है, अब मैं, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे अपना नंबर दे चुका हूं, कंसेंट दे चुका हूं। फिर उसके बाद में मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरी परसेंटेज बता दो, तो मैं इनको परसेंटेज भी बता देता हूं अपनी, क्या परसेंटेज थी, 84 डाल लो मान लो। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है तो 0 लिखोगे, अगर आपने अटेम्प्ट दे दिया है तो आप नहीं लिखोगे, तो मैं मान लो 0 लिख देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें होंगी नहीं। ठीक है, सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, ये आपने क्लिक किया, ये आपके सारे सेंटर्स हैं। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन के सेंटर बहुत कम है, तो मान लीजिए मैंने जयपुर सेंटर डाल दिया। अब ये चेंज नहीं होने वाला है, मैं पहले बता देता हूं, ये चेंज नहीं होने वाला है, तो ध्यान से भरिएगा, दिमाग सोच के लगा के भरिएगा। अब आपका मीडियम क्या रहेगा, पेपर 1 से पेपर 5, GS 1 से लेकर GS 5 तक, यानी कि ऐसे और जनरल स्टडीज 1 2 3 4 को मिला के क्या पेपर रहेगा। तो मैंने बोला कि भैया मैं तो लिखूंगा इसको इंग्लिश के अंदर, तो मैंने इंग्लिश लिखा। फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा, तो मैंने बोला मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोलॉजी रहेगा। फिर मैंने आपको बोला कि मेरा ये भी इंग्लिश में रहेगा। फिर उसके बाद मैं बोला कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड यहां से आते हैं, तो आपने बोला मैं नहीं आता हूं, अगर आप आते हैं तो। अगर आपने नो किया है, क्योंकि इनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, इनको छूट दी जाती है लैंग्वेज फॉर पेपर ए के लिए, इसलिए ये पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। उसके बाद में सेलेक्ट लैंग्वेज करोगे, तो उसके बाद में आपको किस में लिखना है, मैं लिखना चाहता हूं इसको, हिंदी का है, हाँ हिंदी में लिखना चाहता हूं। ठीक है, अब कंटिन्यू करो। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, और आपको आप कैप्शन पूछा जा रहा है पार्ट 2 के लिए कि आपको ये कैप्चा डालना है, तो क्या है 185 कैपिटल में, एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब डाला मैंने 3, उसके बाद में मैंने कैपिटल का डाला T, फिर उसके बाद में मैंने छोटा डाला G, उसके बाद में मैंने डाला 8, फिर कैपिटल का W, और फिर कैपिटल का नहीं, नंबर 4। सो होपफुली आई एग्री, मैं सहमत हूं, खत्म। वंस यू एग्री, देखो अब ध्यान रखना, वंस यू एग्री नो चेंजेस विल बी परमिसिबल इन पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, ओके, आपको पहले ही क्वेश्चन किया था, ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, अब इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, आप इसका प्रिंट आउट निकल सकते हो। अब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज मेन पार्ट 3, अब पार्ट 3 है, मैंने आपको बताया था 4 पार्ट है। तो ये आप डैफ पे गए,
खुल रहा है, अभी इसको खुलने दो, ठीक है। अब क्या है कि आपका इंटरव्यू टेस्ट के लिए क्या मीडियम होगा, ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंडियन लैंग्वेज मीडियम फॉर द रिटन पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज, थोड़ा लाइट आ रही है, एक मिनट। मेन एग्जामिनेशन में चूज इधर द सेम इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश और हिंदी एज द मीडियम। मतलब जिन लोगों ने अपना सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के लिए जो लैंग्वेज चूज की है, किसी ने मान लीजिए असमीज चूज की है, तो वो यहाँ पे असमीज भर सकता है, लेकिन अगर आपने वो भरी है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, ठीक है। द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू राइट द सिविल सर्विसेज इंग्लिश में चूज एज द मीडियम फॉर इंटरव्यू विद इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर इंग्लिश ऑप्टेड बाय देम फॉर द कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज पेपर। जो कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज पेपर के टाइम पे आपने चूज की थी वो भी आप चूज कर सकते हो। आपके फादर अलाइव है कि डिजीज है, तो मेरे फादर अलाइव हैं। आपकी मदर अलाइव है, डिजीज है, अलाइव हैं। फिर उसके बाद में क्या आप पीडब्ल्यूडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है कि नहीं भाई, नो, आपने नो पहले ही भर दिया था, नो यहां ले लिया। फिर उसके बाद में डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द प्लीज अपलोड ए स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट आंसर। अब यहां पे दिक्कत ना आ जाए, शायद नहीं आएगी, क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, इंडिकेट योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। अब यहां पे लोगों को ये सारी चीज क्या होती थी, आप जब प्रीलिम्स निकाल लेते थे, जब मेंस का डेफ आता था, फिर मेंस निकाल लेते थे, फिर इंटरव्यू का डेफ आता था, तब सारी चीजें आती थी। कैडर प्रेफरेंस, फिर बता रहा हूं, कैडर प्रेफरेंस आएगी कब, जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके 15 दिन के बाद में कैडर की प्रेफरेंस आएगी, ठीक है। अब आपके पास में ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सारी की सारी सर्विसेज दे रखी हैं 23 तक, है ना। अब आपको सबसे अच्छी क्या लगती है, मान लीजिए किसी को इंडियन पुलिस सर्विस अच्छी लगती है, तो वो यहां पे क्या करेगा, वो यहां पे 01 भरेगा, ठीक है। आप जितनों की भरोगे आप उन्हीं सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि आपने 10 भरी और आप बोलोगे मैंने ये तो भरी नहीं थी, मतलब आपने भरी नहीं और आपको मिलेगी, नहीं भी मिलेगी, क्योंकि आपने ऑप्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं स्टार्टिंग से चालू करता हूं। अब मैं पूरी नहीं भर के दिखाऊंगा, राइट, तो थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिएगा, मैंने डाला 01, ठीक है। कोई बोल रहा था कि मेरे को मैंने 1 और 2 डाल दिया है प्रेफरेंस में, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं इतना। अगर एक्सेप्ट हो चुका है वो, तो इतना टेंशन करने की क्या जरूरत है। आपको दोबारा से जब मॉडिफिकेशन फॉर्म आएगा तब आप कर लेना, ठीक है, जब मेंस का रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस है, तो मैंने बोला कि मेरी इंडियन फॉरेन सर्विस 06 है, ठीक है। फिर मैंने बोला इंडियन पुलिस सर्विस मेरी 02 है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मेरी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट जो है वो 03 है। फिर 1 2 3 हो गया। फिर उसके बाद में नहीं, मैं नहीं कर रहा, मान लो मैं डिफेंस अकाउंट में गया, तो मैंने बोला 1 2 3 हो गया, तो मैंने बोला 04 है। फिर मैंने बोला कि मेरे को पोस्टल सर्विस चाहिए, तो मैंने बोला कि मेरा 05 है। तो अपना यहाँ तक हो गया, मैंने यहाँ तक भरा, मैंने सिर्फ यही भरी है, आप पूरी भर सकते हैं। फिर मैंने सेव और कंटिन्यू कर दिया। एंटर द प्रेफरेंस वैल्यू बिटवीन 01 to 23 एंटर 19 केस नॉट ऑप्टिंग द सर्विस। ओके, अगर आप कोई सर्विस ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो ध्यान देखिए, आप 99 डाल सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा डालना पड़ेगा। तो अब भैया मैं डाल देता हूँ 99, फिर मैं डाल देता हूँ 99, फिर मैं डाल देता हूँ 99, ठीक है। फिर मैं डाल देता हूँ 99, ठीक है, 99 99 99, ठीक है, 99 99। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी ये फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। 99 और फिर ये हो गया 99। अब और कुछ बचा है क्या, और भी बचे हैं 99 और फिर हो गया आपका 99, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। ये आपका सर्विस प्रेफरेंस भी हो गया, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चंस, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक क्वेश्चनियर। अब आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आप बताइए मेरा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। मैं विलेज में हुआ था, तहसील में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हुआ था। तो मगर मान लीजिए मैं जयपुर में पैदा हुआ, तो मैंने लिखा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। फिर उसके बाद में मान लीजिए प्लेस वेयर यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, आपकी स्कूल एजुकेशन कहां पे हुई है, ठीक है। तो मैंने बोला मेरी तो जयपुर में हुई है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। फिर उसके बाद में प्लेस ऑफ रेजिडेंस आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी, दैट इज 10+2, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। फिर उसके बाद में प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर गार्जियन ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स, तो आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मतलब जहां पे भी आपके पेरेंट्स आपके लास्ट 15 ईयर्स में रहे हैं। फिर उसके बाद में आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज, योर फादर्स गार्जियन प्लेस, डू यू कंसीडर योर बैकग्राउंड एज रूरल अर्बन, ऑब्वियस सी बात है अर्बन, ठीक है, दैट इज इट। फिर उसके बाद में एजुकेशनल पर्टिकुलर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था स्कूल के लेवल पे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरा मीडियम स्कूल इंग्लिश था। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कॉलेज के लेवल पे क्या था, मैंने बोला इंग्लिश था। अगर आपका हिंदी था, आपका रीजनल लैंग्वेज था, आप वो भर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको बोला कि आपका स्कूल जो था, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसा था, मैंने बोला कि मेरा स्कूल जो था एडेड प्राइवेट स्कूल था। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंडेड एट कॉलेज लेवल, कैसा टाइप का था, मैंने बोला कि मेरा तो डीम्ड यूनिवर्सिटी था, मान लो, ठीक है। ऐसे ही आप भर सकते हो, ये आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट डिग्री क्या है, सेलेक्ट डिसिप्लिन ऑफ ग्रेजुएट डिग्री, तो मैं बोलूंगा क्या, इंजीनियरिंग से था, मेडिसिन नहीं, इंजीनियरिंग से था। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं की, तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बोला होता कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की और वहां पे इंफॉर्मेशन फिलअप की होती, तो यहाँ पे स्टार मार्क होता है। एमफिल, पीएचडी, ये सारी चीजें जो है नहीं करनी है। फिर उसके बाद में प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, तो मैंने बोला कि आई एम अनएम्प्लॉयड। फिर उसके बाद में पूछा कि इफ एम्प्लॉयड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया। फिर उसके बाद में टोटल एनुअल इनकम ऑफ द कैंडिडेट इफ एम्प्लॉयड, यहां पे भी कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में हैव यू बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सर्विस सिलेक्शन एक्सेप्शन, नहीं, आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड। सर्विस अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस, नहीं, अब कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप ऑलरेडी हो तो आ जाएगा, नहीं हो तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद में सेलेक्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एंटर नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड बाय यू, तो भैया मेरे से द्वारा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने बोला कि मैंने क्या लिखा था, CAPF कहां चले गया, एनी अदर एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 0, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। वैसे यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में गिव 2 रीजंस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर प्रिफरिंग सिविल सर्विसेज, ठीक है। अब देखिए यहां पे इन्होंने ये पूछा है, जो इंटरव्यू में पूछते हैं कि सिविल सर्विसेज भरने के पीछे क्या रीजंस है आपके, 2 बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस। तो आपको पता है बेटर पे, बेटर सर्विस कंडीशन, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, डाइवर्सिटी एंड चैलेंज, पब्लिक सर्विस और यूटिलिटी सोसाइटी, तो मेरा रीजन होगा डाइवर्सिटी एंड चैलेंज, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी बेटर पे नहीं, बेटर पे, बेटर सर्विस, प्रेस्टीज, पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप, अपॉर्चुनिटी, मेरा जाएगा इस पे पावर, अथॉरिटी एंड, मैं ये सोच रहा हूं, आप क्या सोचते हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन। अब देखिए मेरी बात बताते हैं, मेरे फादर मान लीजिए बिलो 10th क्लास है, तो मैंने बिलो 10th क्लास डाला। मेरी मदर का डाला तो मैंने बोला बिलो 10th क्लास डाला, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब आपको कहां से सोर्स मिला सिविल सर्विसेज इंफॉर्मेशन का, तो आप बोलेंगे यूनिवर्सिटी से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज से, टेलीविजन से, यूपीएससी वेबसाइट से, तो मैं मानता हूं कॉलेज फ्रेंड्स या टीचर से। फिर उसके बाद में अगर सोर्स एम्प्लॉयमेंट न्यूज, डेली न्यूज़पेपर है, तो प्लीज उस नाम भी बताइए उस न्यूज़पेपर का, राइट। तो यहां तक भी यूपीएससी जो है वो आपसे पूछ रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड किया है किसी भी स्टेज के लिए, सिविल सर्विस, तो इस बार कोचिंग की भी खैर नहीं है, ठीक है, वो वाली बात होगी। तो मैंने बोला भैया मैंने अटेंड नहीं किया, ठीक है। आप लिख सकते हैं आपने कौन सी स्टेज के लिए कब अटेंड किया, वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, राइट, तो उसके बाद में आपने कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए, मैंने बोला मैंने तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए हैं, मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिए 0, जो मैंने पहले लिखा था, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड नहीं पता मुझे, मैंने ये दिया है नहीं दिया, ठीक है। अब जब यहां पे 0 दिया है और यहां पे स्टार मार्क है, तो आप लिख सकते हो कि मैं 0 हूं, ठीक है, खत्म, है ना। फिर यहां पे मेन एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऑप्शनल ले चुका था। ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस, आपने कुछ करा है क्या, ऑप्शनल पुराने में क्या था आपका, ये आपसे ये पूछ रहे हैं, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इस पे स्टार मार्क नहीं है। फिर उसके बाद में वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन द प्रेजेंट सीएस एग्जामिनेशन इज सेम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैड स्टडीड इन कॉलेज एग्जामिनेशन, तो आप बोलेंगे नहीं डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो ग्रेजुएशन में भी आपने वही पढ़ा था, तो आप लिखेंगे सेम। अगर अदरवाइज आपका ग्रेजुएशन में अलग था, यहाँ पे अलग है, तो डिफरेंट, ठीक है। फिर उसके अंदर सेलेक्ट रीजंस, तो आप लिखेंगे जनरल इंटरेस्ट है, हाई स्कोरिंग है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल रिलेटेड विद एकेडमिक सब्जेक्ट्स, कोर्स कंटेंट रेलेवेंट टू, तो आप सारी की सारी चीजें लिखेंगे जो आपको लिखना है। तो मेरे हिसाब से जनरल इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड था मेरा। आपको कोई सजेशन देना है क्या, तो आप लिख सकते हो कि आप क्या लिख सकते हो, जो भी यूपीएससी से रिलेटेड है, कि भैया वो आंसर की टाइम पे निकाले, ठीक है, आंसर की टाइम पे निकाले, तो आप जो भी सजेशन है वो आप लिख सकते हो। बहुत ही बड़ा सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर था, ठीक है। चलिए अब ये है डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट, तो यहां पे सब लिखा हुआ है कि मैं डिक्लेयर करता हूं, सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कंप्लीट हैं, सब कुछ है। हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन, तो आप लिखेंगे यस, ठीक है। तो आप प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन भी देख सकते हैं कि प्रीव्यू एप्लीकेशन कैसी दिखती है, और उसके बाद में आप पार्ट 3 फाइनल सबमिट कर देंगे। या आपने पार्ट 3 फाइनल सबमिट कर दिया और आपका पार्ट 3 भी सबमिट हो गया। आपका क्या हो गया, आपने अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। सेंटर सिलेक्शन एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, अब आती है बात सेंटर सिलेक्शन पे। तो पार्ट 3 रजिस्ट्रेशन, फोटोग्राफ, अब एग्जामिनेशन सेंटर करना है आपको, ठीक है। अब आप मैंने किया था जयपुर में, तो मैं कर देता हूं इसको जयपुर में सेलेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टार मार्क फील्ड्स आर मैंडेटरी, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, मैं जानता हूं, एंड आई हैव रेड एंड डिक्लेरेशन एंड दैट इज इट। आपका जो पार्ट है
वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है आप उस पर जाइए, आपका कंप्लीट हो चुका है। और आप क्या करेंगे, आप फिर यहाँ पे जाके अपना प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। ठीक है, ये मेरी फोटो आ गई, ये पूरा का पूरा डिटेल फॉर्म आ गया जो भी आपने भरा है, जैसे पहले अपन डैफ भरते थे प्रीलिम्स निकालने के बाद में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, सेम टू सेम वैसा है 10 पेज। ठीक है, ये मेरा साइन आ गया, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए, अरे नीचे आ जा। ठीक है, डिक्लेरेशन आ गया, सब कुछ। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, पहले मैंने सारी कैटेगरीज को लेके, सारे इंस्ट्रक्शन, सारी नोटिफिकेशन को लेके बहुत मेहनत लगी है इस पूरे के पूरे लेक्चर को डिजाइन करने में, जहां पे मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है कि क्या स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। तो इसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है कि भाई आपके लिए कौन से सर्टिफिकेट हैं, आपको सर्टिफिकेट कहां से मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है, क्या एज लिमिट के क्राइटेरियाज हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, किसको पैसे देने। अब मैंने फीमेल भरा था इसलिए मुझे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा कि कहां से कैसे कौन सी इंफॉर्मेशन निकालनी है, चाहे वो ओबीसी के लिए हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के लिए हो, चाहे वो जनरल के लिए हो, चाहे वो फोटो से रिगार्डिंग हो, सिग्नेचर से रिगार्डिंग हो, चाहे वो डिटेल से रिगार्डिंग हो, चाहे वो डमी फॉर्म भरवाना हो, वो सब कुछ मैं कर चुका हूं। और 7 बाय 7 जितने भी डाउट्स थे मैं सारे कवर कर चुका हूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू कमेंट अपॉन दैट। So again, thank you very much for attending this session and giving me your precious time. Stay safe, stay happy, Shaba Khair, and always remember one thing: be a spokesperson for India. Unacademy. Let's crack it.